वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। और आज 3 अगस्त 2025 की सुबह 5 बजे की स्वस्थ समृद्ध परिवार की योगाभ्यास के बाद हम आप पहुंचे हैं दूसरे पड़ाव में। नारी सुरक्षा नारी सुरक्षा की मीटिंग में। नारी सुरक्षा दो शब्दों के मेल से समाज में वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों में नारी शक्ति के प्रति सम्मान, उसकी सुरक्षा का भाव जागृत हो, इस उद्देश्य से और साथ ही साथ नारी सुरक्षा से जुड़े परिवारों को स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की खातिर, और साथ ही साथ हम सभी परिवार अपने घरेलू खर्च को यानी अपने जरूरत के अनुसार जरूरत के खर्चों को बचत का रूप देते हुए अपने परिवारों के संग मिलकर घरेलू बचत व्यवसाय का एक सुनहरा अवसर का नाम है नारी सुरक्षा। तो आज स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में हम आज जानेंगे जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की एक विचारधारा है कि समाज के लिए, वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए, उनकी शारीरिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए, यानी स्वस्थ रहने के लिए, समृद्धि का नाश ना हो, इस उद्देश्य से दिन प्रतिदिन हर पल की नई खोज की पहल में एक प्रयास और एक अनोखे औषधि के निर्माण और परीक्षण की ओर अग्रसर है स्वस्थ समृद्ध परिवार। तो उसी का आज उसकी जग जाहिर करने जा रहा हूं कि वो क्या बनने वाली है आने वाले समय में। मात्र कुछ ही दिनों में वो हम लोग के बीच होगा और उसके बाद उसके कुछ समय के अंदर उसके अनुभवों की झड़ियां लगेगी और हम सभी के हाथ मिलेगा एक चमत्कारी औषधि, जिसके बारे में कहा जाए कि एक खुराक और दमा गायब, एक खुराक निमोनिया गायब, एक खुराक और माँ बहन बहू बेटियों की शारीरिक सुंदरता पे लगने वाले दागों का नामो निशान गायब। उस औषधि के निर्माण में पूर्ण रूप से आप सभी के लिए कि नारी सुरक्षा से जुड़े परिवार, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षक उन्हें बनाना है और उनके माध्यम से और परिवारों को बनाना है, इस उद्देश्य से इस औषधि का निर्माण, इसके परीक्षण, इन सभी कार्य इस पर आप लोगों के आशीर्वाद से अगस्त माह में पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि वो औषधि बनने वाली क्या है और वो औषधि बनती किससे है। जब भी वर्तमान में और भविष्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार की नाम लिया जाए, एक चीज पे जोर दिया जाएगा या हर किसी के जहन में आएगा, अच्छा वो स्वस्थ समृद्ध परिवार वाले जिन्होंने रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया पे पहल कर रहे हैं। उस औषधि का मुख्य घटक जो है हमारे रसोई घर की औषधि है और हमारे रसोई घर की रानी कहे जाने वाली औषधि है। 60 परिवार जुड़े हुए हैं। आप लोग के लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है। आप सभी अपने अपनी ओर से रसोई घर की रानी का नाम लिखें कि रसोई घर औषधालय की रानी कौन है। सभी अपने अपने जवाब दें। हम 60 परिवार जुड़े हुए हैं और लगभग अभी 7 से 8 9 10 मैसेज आ रहे हैं। आप लोगों के जिनके घरों में रसोई घर नहीं है तो अलग बात है, हो सकता है आप लोग हवाई में घूमते हो, बाहर से जोमेटो टोमेटो का इस्तेमाल करते हो। रसोई घर की जो महारानी है, रानी है। रानी किसे कहा जाता है? जो सुंदर हो, जिसके बिना किसी चीज की सुंदरता
खत्म हो जाती है। और वाकई सबके सही जवाब हैं, लगभग लगभग सही जवाब आ रहे हैं। हल्दी। आप दाल बहुत अच्छी बनाओ, सब्जी बहुत अच्छी बनाओ, और हल्दी ना डालो तो फीकी सी सब्जी, उस पर रंग नहीं चढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रसोई घर में जो रानी काम करती है, रसोई घर में जो रसोई घर की जो महारानी है, वो महारानी बनने के लिए भी उन्हें किसी घर से, कहावत है हमारे यहाँ, कि इसके हाथ पीले कर दे। ठीक है, ये नहीं कहा जाता कि इसके हाथ लाल कर दे, ये कहा जाता है इसके हाथ पीले कर दे। तो हाथ पीले होने के बाद वो रसोई घर की महारानी होती है, उससे पहले अपने घर की राजकुमारी होती है। तो रसोई घर रानी है, हमारे रसोई घर के औषधालय की सभी औषधियों की रानी और महारानी है। तो उसके अद्भुत चमत्कारी, उससे बनने वाली बहुत ही चमत्कारी औषधि, जो रसोई घर की रानी महारानियों की सुंदरता के लिए इस्तेमाल होगी, किस तरीके से तैयार होगा, उसके बारे में आज हम जानते हैं। और बहुत ही जल्द आप सभी के सामने इसलिए जग जाहिर किया जा रहा है कि आप में से जो भी इसे परीक्षण करने में साथ देंगे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्दी का चमत्कार, उसका जो मुझे पढ़ने को मिला जानकारी जहां से, वहां पे लिखा हुआ है हल्दी का चमत्कार। ठीक है। एक जैन धर्मावलंबी महात्मा की एक हस्तलिखित पुस्तक, मुंबई दाना बंदर की रहने वाली श्रीमती मानबाई बहन के पास मिली थी। जिस पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है, वहां पे लिखा हुआ है कि मुंबई की रहने वाली श्रीमती मानबाई बहन के पास एक पुस्तक मिली, जो एक जैन धर्म के महात्मा के हाथ से लिखी हुई पुस्तक मिली। वही नीचे लिखा हल्दी का प्रयोग उस पुस्तक में से आजमाया हुआ यहाँ सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित करते हैं। पाठ्यगण इसे बनाकर लाभ उठाएं। और मैं यहाँ पे आप सभी के सामने कह रहा हूं कि श्रोतागण इसे आप बनाकर लाभ उठाएं। योग प्रथम 5 तोले, एक तोले में 11 पॉइंट कुछ ग्राम होता है। हम इसे 10 ग्राम के हिसाब से मान के चलते हैं, क्योंकि आजकल हम अंग्रेजों की आज के जो समय है उसके हिसाब से जो जानकारियां हैं उनके आधार पे बात कर लेते हैं। 5 तोले यानी 50 ग्राम पारा लेकर, पारा 5 तोले पारा लेकर 40 तोले यानी 5 × 8 यानी 50 × 8, 50 ग्राम, यहाँ 5 तोले में 40 तोले हो गया, 8 गुना ज्यादा। और 50 ग्राम इंटू 8, 400 ग्राम मूली के रस में भावना दें, मतलब उसकी भावना, उसकी घुटाई करनी है। और उसमें हल्दी की गांठें 20 तोले 200 ग्राम डालकर पकावें। जब वह गांठें पारे वाले मूली का रस पी जाए, तब फिर उसमें उतना ही मूली का रस और डालकर उन गांठों को पकाएं। इस प्रकार तीसरी बार और करने से हल्दी की गांठें काली पड़ जाएगी। इसके पश्चात उन गांठों के बराबर, जितना हमारी गांठ होगी उसका वजन कर लें, उन गांठों के बराबर मैंसिल मैंसिल और आम का गोंद मिलाकर सबको कूट पीसकर चूर्ण बनाकर तैयार कर लें।
इस चूर्ण के नीचे लिखे प्रयोग अनुभव में आ चुके हैं। ये जो चूर्ण तैयार होगा, नीचे जो अनुभव दिए जा रहे हैं, प्रयोग दिए जा रहे हैं, उन प्रयोगों में इनका अनुभव आ चुका है। पहला, इस चूर्ण को नींबू के रस में खरल करके त्वचा के ऊपर लगाने से बहुत शीघ्र त्वचा के विकार, कोढ़, खुजली, दाद, चकत्ते एवं सूजन आदि, मतलब इसके अलावा भी ना जाने कितने कष्ट, सब निर्मूल हो जाते हैं, यानी सभी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा गुण क्या है इस चूर्ण का? इस चूर्ण में सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक गुण यह है कि इस चूर्ण का गुप्त स्थानों पर लेप करने से, इस चूर्ण का गुप्त स्थानों पर लेप करने से मात्र आधे मिनट में ही बिना किसी कष्ट के संपूर्ण बाल गिर जाते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही होगी क्योंकि मैंने क्यों बोला। ये हमारी माँ बहन बेटियों की खूबसूरती के लिए और उनकी समृद्धि का नाश होने से बचाने के लिए बहुत ही चमत्कारी होगा। इस चूर्ण में सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक गुण यह है कि इस चूर्ण का गुप्त स्थानों पर लेप करने से केवल आधे मिनट में ही बिना किसी कष्ट के संपूर्ण बाल गिर जाते हैं। पश्चात उस जगह पर कुतिया की दूध की मालिश कर देवें। अब यहाँ पे बड़ा मुश्किल आ जाता है, भाई कुतिया का दूध लाएं, ये क्या हो गया, बाबा पागल हो गए, ऐसी दवाई बता दी, तैयार ही ना हो। ठीक है, जरूरत तो थी, लेकिन कुतिया का दूध अब लाएं कहाँ से, सालों तो कुतिया दूध देगी नहीं। चलिए, और कुछ, यदि कुतिया का दूध ना मिले, यदि कुतिया का दूध ना मिले तो प्रतिदिन एक बार 7 दिन तक इस चूर्ण का लेप करें। अगर कुतिये का दूध मिल गया तो एक ही दिन काफी है, और नहीं मिला कुतिये का दूध तो 7 दिन तक इस चूर्ण का लेप करें। लेप सूख कर छूट जाने पर तिल के तेल से मालिश कर देवें। मतलब आज हमने उस चूर्ण का लेप यहाँ लगाया, यहाँ का बाल गिर गया, और तिल का तेल लगा दिया, क्योंकि कुतिये का दूध तो है नहीं। कल फिर इस चूर्ण को बनाए, मतलब इस चूर्ण को लगाया, फिर तिल का तेल लगा दिया, जब वो सूख के गिर जाए तो तिल का तेल लगा दिया। इस तरीके से 7 दिन करना है। इस प्रकार करने से बाल जड़ से नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं निकलते। यह आश्चर्यजनक नवीन खोज है। तीसरा गुण, उपरोक्त विधि से सिद्ध की हुई केवल हल्दी की गांठों को, पहले वाले में क्या था, हल्दी की गांठें, मैंसिल और आम का गोंद। अब सिर्फ यही हल्दी की गांठें जो पारे में मूली के रस से भावना दिए हुए पारे में हल्दी की गांठों को 3 बार पकाने से जो हल्दी की गांठें तैयार हुई है, उसका हल्दी की गांठों को लेकर उसके बराबर, मतलब जितनी हल्दी की गांठें हैं उसके बराबर बच का बच बच तथा सफेद गोल मिर्च, एक आता है काली गोल मिर्च और एक आता है सफेद गोल मिर्च। जो काली मिर्च के बराबर जैसा होता है, लेकिन वो सफेद होता है। बच तथा सफेद गोल मिर्च मिलाकर सबको एकत्रित पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। शोधित हल्दी
पारे और मूली की रस से शोधित हल्दी, बच और सफेद मिर्च, ये तीनों बराबर मिला के बारीक पाउडर करके रखें। और इसमें से 3 मासा 3 ग्राम गरम जल के साथ प्रातः नित्य सेवन करने से फेफड़े एवं छाती की पीड़ा, श्वास रोग और हिस्टीरिया जैसा भयंकर रोग 1 दिन में दूर हो जाता है। यह ज्वर आदि और हिस्टीरिया रोग में भी बड़ा उपकार करती है। हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य रक्षक बनने के उद्देश्य से नारी सुरक्षा से जुड़े हैं, नारी सुरक्षा में पंजीकृत हुए हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी को समाज हित के लिए, परिवार हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए दुष्प्रभाव रहित परंपरागत उपचारों को पुनः परीक्षित करना है अपने काल में। इस पुस्तक में अनुभव है, अनुभव के साथ लिखा हुआ है, परीक्षित है, लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति में अपने विश्वास को और अपने हौसले को बुलंद करने के लिए अपने स्तर पर इस ज्ञान को परीक्षित करना है। और ये ज्ञान जब परीक्षित हो जाए, फिर आप जिस तरीके से यहाँ वर्णन है उसी तरीके से आप अपने जीवन में, आपके माध्यम से आपकी वर्तमान पीढ़ी के जीवन में और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में परीक्षित कहलाएगा कि मेरे दादी के अनुभव के अनुसार, मेरे दादा के अनुभव के अनुसार, मेरे मौसा के अनुभव के अनुसार, मेरी मौसी के अनुभव के अनुसार ये एक औषधि बनाई जाती है जो हल्दी को मूली के रस में भावना दिए हुए पारे में पकाने पर, 3 बार पकाने पर उस हल्दी की गांठ का बारीक पाउडर करके उसमें मैंसिल और आम के गोंद को बराबर मिला के उस चूर्ण को लेप करने से बाल गिर जाते हैं। कुतिये का दूध मिला दें तो एक बार ही काफी है, नहीं मिलता है तो हर दिन इस लेप को लगाएं और उसके बाद तिल के तेल से मालिश कर लें। ये क्रिया करने से बाल जो है जड़ से नष्ट हो जाता है। और आज की स्थिति और परिस्थिति में हमारी सभी माँ बहन बेटियों के हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनकी सुंदरता पे दाग लगाने के लिए अनचाहे बालों की भरमार भरी पड़ी है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है वैक्स कराने का। और साथ ही साथ उसके दुष्प्रभाव शरीर के कभी न कभी हमारी त्वचा पर उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए परंपराओं के आधार पर इस ज्ञान के, हल्दी के इस चमत्कारी चूर्ण को जरूर तैयार करें और उसे उपयोग करें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। अब आपको, आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है इस हल्दी के चमत्कारी चूर्ण को बनाने के लिए तो हैंड रेज करें, क्योंकि जो प्रश्न आपके हो सकते हैं, मेरे मन में भी प्रश्न था तो मैंने अपने प्रश्नों को ढूंढ निकाला, तो शायद मैं आपके प्रश्नों का जवाब जो मैंने ढूंढा उसके आधार पे आप सभी को दे सकता हूं। सबसे पहले सबसे प्यारी बहना दीदी परमेश्वरी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे भैया मातरम दीदी। ये आम का बताया क्या आपने? हाँ जी, आम का गोंद, हर पेड़ में से गोंद निकलता है, किसी में कम या किसी में ज्यादा। तो आम की टहनियों में भी एक गोंद जैसा निकलता है, तो पंसार खाने पे मिल जाएगा या आम के पेड़ों पे मिल जाएगा। ये सभी तीनों बराबर लेने ना? हाँ जी, तीनों बराबर लेने हैं। इसमें जो कौन? सबसे मुश्किल जो लगता है, आपको मैंसिल पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, आम का गोंद भी पंसारी से मिल जाएगा। पारा जो है, पारे को थोड़ा सा ये कॉस्टली भी है। और मूली का रस, देखिए अभी आने वाले मौसम में मूली आने वाली है, बहुत जल्दी मूली हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। जी जी।
भैया ये भावना देना क्या क्या तरीका होता है? भाप देने को बोलते हैं या क्या होता नहीं, है भैया? भावना देना कहते हैं जैसे भांगड़े के रस की भावना देनी है। आंवले के चूरन को भांगड़े के रस की भावना देना है। तो क्या होता है, आंवले का चूरन लिया, भांगड़े का रस लिया, उसमें घुटाई कर दी, घुटाई कर दी। हाँ। आपको कैसे समझाऊं, मान के चलो कि आपके पास नींबू का रस है, और नींबू के रस में आपको नमक को नींबू की रस में भावना देनी है। तो आप क्या करोगे, नमक लेके नींबू के रस में उसकी घुटाई करोगे। तो घुटाई करते 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 वो क्या होगा कि वो नींबू और नमक एक जान जैसा हो जाएगा। फिर उसको आप सुखा दोगे। फिर अगर कहीं लिखा होगा कि 7 भावनाएं देनी है, 15 भावनाएं देनी है, तो कहने का मतलब कि बार बार उस औषधि में या कई बार एक ही औषधि को अलग अलग चीजों में भावना देनी होती है। तो भावना देने का मतलब उसमें उसकी घुटाई करनी, सरल भाषा में। भैया ये एक ऐसे तो एक जान करना होता है, लेकिन पारा जो है एक जान नहीं होगा, क्योंकि पारा एक अपने आप में लिक्विड है, वो एक मेल्ट धातु है। लेकिन उसकी घुटाई इतनी करनी है कि वो पारे में वो मिलेगा भी नहीं मूली का रस, लेकिन वो पारे को मूली के रस में रखे 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 रखे। और फिर उसके बाद उस पारा तो चाहे जितना मर्जी हल्दी की गांठें डालो, वो उड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं कभी भी। आपने थर्मामीटर में पारा देखा कभी? एक थर्मामीटर लेके आना बाजार से, उसको तोड़ देना, और उस पारे को आप जितना मर्जी लोहा पटको, जो मर्जी करो, ना वो उसका वजन कम होने वाला, और ना वो उसकी लंबाई चौड़ा, मतलब उसका घनत्व जितना रहेगा उतना ही वो गोल एक जगह इकट्ठा रहेगा, हिलेगा ही नहीं, वो छोड़ता ही नहीं एक दूसरे को। फिर भैया उसको जैसे घोट के फिर सुखाना है, सूख जाए घोल उसके बाद अपने नहीं मूली के। जैसे पारा लिया, पारे को मूली के रस में घोटते रहे घोटते रहे घोटते रहे, होना तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा देर तक घोट के फिर कढ़ाई पे चढ़ा के उसमें हल्दी की गांठें डाल के धीमी आंच पे गर्म कीजिए। तो मूली का रस तो जल जाएगा, बाकी बचेगा। मूली का रस तो जल जाएगा। अब मेरे पास कंफ्यूजन ये है कि बाबा जी तो ठहरे नहीं, अब महात्मा जी है नहीं, और लिखने वाला लेखक तो है नहीं। अब मैं इसमें हल्दी की गांठें कौन सी लूं, कच्ची वाली लूं या सूखी वाली लूं? सवाल ये आता है। अब हम यहाँ पे दुविधा में ये फंसे हुए हैं। मतलब मैं अपनी, मेरे पास जो सवाल आया मन में कि भाई अब हल्दी की गांठ कौन सी लूं, सूखी वाली या हरी वाली, मतलब कच्ची वाली? तो मैं क्या करूंगा, अपनी बुद्धि से दोनों की अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है। पारा फिर कहाँ मिलेगा फिर? है पारा दीदी, पारा। पारा ये जो हमारी दवा कंपनियां जो केमिकल वगैरह बनाती हैं, वो प्रोवाइड कराती है हर जगह, सब जगह। तो हर किसी के शहर में, बड़े शहरों में हर चीज की उपलब्धता होती है। मतलब हो सकता है जी आपके सीकर में ना हो, लेकिन सीकर वाले उससे बड़े बाजार में कहाँ जाते हैं, वहां हो सकता है। इस तरीके से। जी जी नहीं भैया। तो कितने थर्मामीटर तोड़ोगे? मिलने का तो थर्मामीटर में मिल जाएगा, लेकिन कितने थर्मामीटर तोड़ोगे? जी महंगा पड़ेगा। ठीक है। जी और धन्यवाद। गांठ जो बात आती है, मूली का रस और हल्दी दोनों जिस मौसम में मिलता होगा, उसी उसी हल्दी का प्रयोग किया गया होगा। और टाइम तो ये दोनों सर्दियों में ही मिलता है। कच्ची हल्दी आती है उस हाँ, तो टाइम इसका मूली। मतलब वो जो हल्दी को जो पकाना है, वो कच्ची हल्दी ही पकाना है, क्योंकि कच्ची हल्दी मूली के रस को ज्यादा ऑब्जर्व करेगी पकी हल्दी की अपेक्षा। नहीं कर पाएगी भैया। हम्म। पक्की हल्दी तो कैसे करेगी? उसको भिगो के 2-3 दिन तक रखेंगे हाँ, तब इसीलिए इसमें कच्ची हल्दी का ही प्रयोग किया जाएगा, सद्बुद्धि के अनुसार। मतलब ये दोनों बातें समझ में आती है। सवालों, अपने ही सवालों का जवाब अपने ही सद्बुद्धि से। क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये है कि राजीव भाई ठहरे नहीं, और किताब के लिखने वाले लेखक बताने को राजी नहीं। या तो बंदे ने, या तो बंदा टपक गया। ठीक है। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इसके मलिक कलकत्ता भैया। नहीं हुए नहीं, वो दुकान खोली से। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया ये पारा में जो पकाने का समझ में नहीं आया। पारा में पकाने का आपने तो पारा बड़े आराम से देखोगे, आपसे तो पारा हाँ मिल जाएगा। हैं? वो तो अरे बोलेगा नहीं भैया। दीदी, हमारा हम लोग का तो काम हो गया, ये तो केमिस्ट्री के टीचर हैं, इनको पता है पारा कहाँ से आता होगा स्कूल के लिए।
भैया टीचर नहीं है, लैब असिस्टेंट है। अच्छा, लैब असिस्टेंट तो वही टीचर से बढ़ के हो गए ना। बिना आप दोगे ही नहीं तो बेचारे टीचर क्या सिखाएंगे। आप कह दोगे जी आज तो नाइट्रोजन है ही नहीं जी, आज ऑक्सीजन है ही नहीं, आज H2 है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उनका लैब कहें ठीक है जी, प्रैक्टिकल क्लास बाद में। चलिए। भैया ये जो पारा है ना, अब उस पारे को मूली के रस में घुटाई करनी है, घुटाई जी करना है। मतलब जी एक जान तो होगा नहीं, बाकी सारी चीजें एक जान हो जाती है, लेकिन पारा मूली के रस में आप ये समझो कि काफी देर तक उसको घुटाई करते रहना है, और उसके बाद उसी में हल्दी की गांठ डाल के उसको जलानी है। लेकिन पारा में कोई चीज ना वो मिलेगा ना, दूसरे कोई चीज में ये पारा लेकिन डिजल्ट होगा। पारा के संपर्क में रहते रहते मूली के अंदर पारे का गुण आ जाएगा, अच्छा। और जब वो मूली का रस अब हल्दी की गांठों को जब उसमें पकाया जाएगा तो पारा तो कम होने से नहीं रहा, लेकिन हल्दी का ये जो मूली का रस है वो जलता जाएगा, और वो मूली का रस किस में जाएगा, हल्दी में। और पारा मतलब बहुत ही कम मात्रा में, मतलब ये समझिए कि बहुत ही नगण्य मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, नगण्य मात्रा में। तो इस तरीके से उस हल्दी की गांठ को पारा कितना मिलेगा, बहुत ही नगण्य। और जी उसमें से भी अगर 3 ग्राम अगर पाउडर खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दमा के लिए, एक दिन की एक खुराक में दमा गायब, तो निमोनिया गायब, एक 3 ग्राम में पारा कितना मिलेगा, 0.00000000001 मिलीग्राम। जी उतना तो जहर आदमी ऐसे ही चाट जाता है। जी। ठीक है। तो ठीक है। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले आप ही बनाओगे, क्योंकि आपके पास पारा है, हमारे पास तो भाई अभी मैंने पारा बोला है, तो बोला है कि परसों आपको भेजूंगा मैं। और इधर अभी दिल्ली में मिल रहा है 30,000 रुपये किलो। बनाने का तो बहुत ही इच्छा है, सुविधा बहुत कम है। क्या सुविधा नहीं है, मूली नहीं है। नहीं नहीं, बनाने के लिए हमको देखिए, वीडियो जरा घर का हालत देख रहे हैं। तो खाना तो बनता है ना, या खाना नहीं बनता, ये देखिए। खाना बनता है नहीं बनता। हाँ, गाना तो बनता है। तो उसी पे भाई, खाना बनाने के बाद रात को चढ़ा के बैठ जाइएगा आराम से, दोनों पति पत्नी बचपन की वो शादी वाले दिन याद करने लगना, 2 घंटे लग जाएगा, और जब तक वो पक जाएगा। जी, कोशिश जरूर करेंगे। चाहे आप एक ही हल्दी की गांठ जलाइए, 100 ग्राम ला के ही कीजिए, लेकिन आप बनाइए, क्योंकि लगना क्या है, 2-3 चुटकी, आपके घर में 2 बेटियां हैं, वो अनचाहे बाल हर किसी को है। ठीक है। बस ये है कि कभी घर में लड़ाई मत कर लेना, नहीं तो पता चला जी पत्नी ने मूछ पे लगा दिया था, आधी मूछ गायब, फिर उगे ही ना। ठीक है। और पारा अगर किसी को चाहिए तो हम सप्लायर को बोल देंगे तो वो भिजवा देगा। भैया एक बार रेट पता करना, क्योंकि मेरे को यहाँ 30,000 रुपये का बोला है 30,000 रुपये किलो। किलो? हाँ, अच्छा, ठीक है, हम मालूम कर लेंगे। मैं 30,000 रुपये किलो ही बोला है, तो मेरे ख्याल से एक बार ऐसे तो मैंने बोल दिया कि मेरे को 250 ग्राम दे दो, ज्यादा नहीं, 250 ग्राम ही दे दो। एक मिनट दोबारा पूछता हूँ जरा, ईमानी। और किसी का कोई प्रश्न? मु- वंदे मातरम भैया, भैया वो पारा मंगा दिए? अभी तो नहीं मंगाया है। कल मेरा सामान आना है वहां से, आन पैक से, और अच्छा आपके यहाँ से 10 लीटर अरंडी का तेल डाल दीजिएगा, 10 लीटर। अच्छा। हाँ, बाकी पारा आधा किलो ही मंगा दो। आधा किलो? हाँ, तो कितना मंगाओगे? आधा किलो मेरे ख्याल से 20-25 हजार रुपए का आ जाएगा। उस दिन तो कितना 25-30 हजार रुपये किलो नहीं बोल रहे थे? हाँ तो मेरे को से बता रहे थे 35-40 हजार रुपए किलो है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आधा किलो ले दीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया, कल याद से वो अनपैक पे तैयार है सामान। ठीक है। ठीक है चलो। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, आप भी पूछ देना जरा। जी जरूर। हाँ, मतलब ये मतलब 35-40 हजार, मतलब आप मान के चलो कि 40 हजार रुपये किलो है यहाँ पे।
अगर सस्ता होगा तो उधर से ही मंगा लेंगे। अभी कलकत्ता से दीदी आने वाली है, पूजा कपूर दीदी कलकत्ता से, वही लेते आ जाएंगे। कहाँ रहती है? तो नहीं, एक जगह है, एक मिनट, वही कलकत्ता में ही है, प्रॉपर शहर में ही, जहाँ पैदल चलना मुश्किल होता है वो उस जगह पे रहती है। बहुत जाम इलाका है उनका। उसको तो हम लोग मिनी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अच्छा, अच्छा, मिनी पाकिस्तान में। चलो, मटिया पुरुष। किसी का और कोई सवाल? मटिया पुरुष। नहीं, अर्थ, हाँ वो एक मिनट, आज वो बात ही कर लेता हूँ, लेकिन पूजा अरोड़ा, पूजा, किसी का कोई और प्रश्न? ज्योति रीवा, हाँ जी गुरु जी शुक्र करा। एक मिनट दीदी। मेरी बनी रहे जीवा गुरु जी शुक्र करा। हेलो, वंदे मातरम दीदी, आपका कलकत्ता में एड्रेस क्या है? काकुड़गाछी। काकुड़ बाछी, हाँ जी, बाछी गाछी, गाछी। गाछी। हाँ जी। ठीक है, कितने तारीख की टिकट है आपकी? आप बता दो क्या यहाँ पे काम है। हाँ, एक वजनदार चीज लेके आनी है, 5 किलो, 25 किलो का बोरा उठा के लेके आना है, सर पे रख ले के। आऊंगी, ले ठीक, आऊंगी। ठीक है। नहीं बता दो, कुछ काम है तो बता दो, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, वो अगर इधर वो पारा पारा है, अगर पहले तो यही दिल्ली में पता कर रहा हूँ, अभी भैया ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर इसके भी ऐसे लाना होगा तो फिर आप लेते आइएगा। क्या भैया? पारा पारा, मरकरी। पारा? हाँ, मरकरी, ट्यूबलाइट मत ले आना, उसको भी मरकरी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बता देना कहाँ मिलेगा। वो तो वहीं से वो पहुंचा देंगे आपके घर पे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, आप कहाँ रहते हैं भैया? मिंटू पार्क। बिट्टो पार्क रहते हैं, बिट्टो पार्क, मिंटो पार्क। मिंटो पार्क। मिंटू पार्क बेलव्यू नर्सिंग होम का नाम सुने होंगे। बेग बागान मिंटू पार्क। मतलब मिंटो पार्क में रहते हैं, आपके आसपास ही होगा, कलकत्ता में ही है ना? हाँ जी, मिंटो पार्क पता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दीदी, ठीक, ठीक है भैया जी, ठीक। धन्यवाद। हाँ जी। पारा 45,000 रुपये किलो है भैया, पटना में, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में। ठीक है, एक एवरेज रेट आइडिया मतलब मिल गया कि इतना है, मैं उसी के इर्द गिर्द हूँ। हाँ जी ज्योति वंदे बहन, मातरम। वंदे जी, मातरम। वंदे मातरम। भैया मैं क्षमा चाहती हूँ, टाइम से जुड़ नहीं पाई क्योंकि आज मुझे दिल्ली के लिए निकलना था, हम्म, तो फिर शायद आपसे मुलाकात भी होगी। तो जी जी। भैया जी, वो एक पेशेंट है, उनको उनकी किडनी श्रिंक हो गई है। ये हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाने आ जाती है। हेमंत भैया संभालिए इसको। हाँ, अभी पूजा जी, अभी हम लोग के बीच ना अभी जस्ट 100 अध्याय खत्म हुआ है, और 100 अध्याय का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त था। तो उसमें अभी क्वेश्चन आंसर बाद में दिया जाएगा, क्योंकि अभी 100 अध्याय हुआ था। हेयर रिमूव इंग्लिश में कहा जाए तो सबसे मतलब पहला लोगों को, उसमें तो बहुत सारे औषधियों पे चर्चा होगा, बहुत सारे में, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं को सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिस मेडिसिन पे होगा, यानी जिस उपचार के लिए होगा, उसका नाम है हेयर रिमूवर, है ना। अनचाहे बालों को से मुक्ति के लिए अभी जस्ट उस पेज को पढ़ा गया है। तो उससे रिगार्डिंग उसमें जो चीजें लगेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और मतलब दुर्लभ में है वो है पारा। तो अभी उसी पे चर्चा चल रही थी। तो आपका क्वेश्चन अगर बाद में लिया जाएगा। बाद में लेते हैं। जी परमेश्वरी दीदी, बताइए।
जी भैया, अभी गांव में प्रोग्राम था, तो वहां गई थी, तो बुआ जी से मुलाकात हुई, तो बुआ ऐसे ही कुछ अपने यहाँ के स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में मैं बता रही थी। तो उनको मैं ऐसे बता रही थी कि वैसे जैसे ऐसे ऐसे हम बनाते हैं, हमें सिखाते हैं। तब वो बताने लगे कि हमारी सासू माँ भी बोलती थी कि बचपन में उन्होंने राख होती है ना, जो कंडे और लकड़ी जलाने के बाद उसको लगा के, और वो बहुत ही, तो मैं वो बता रहे थे कि उनको सासू माँ को ये ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। उन्होंने बचपन में ही इस तरह से उन्होंने अपने आप अनचाहे बालों को आपके बीच में आवाज गायब हो गई। सिर्फ हमें कंडे की राख सुनाई दी, उसके बाद सुनाई नहीं दिया। लकड़ी की जो या कंडे की जो राख होती है, उसको लगा के और बालों को रिमूव करते हैं, तो वो बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चलता, जैसे केमिकल के रिमूवर होते हैं वैसे। तो उनकी सासू माँ ने उनको बताया था कि उन्होंने बचपन में इसी तरह से अपने अनचाहे बालों को रिमूव किया था। तो उनको ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो अभी सासू माँ का कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि वो कभी बता भी रहे थे कि भैया ये अगर कोई बहन अगर करना चाहे और ये प्रयोग, तो करके देख सकते हैं, जी मतलब बिना किसी कष्ट के। बता रहे थे कि बिना किसी कष्ट के। जी जी। अभी भैया ने पढ़ाए, सब लोग ने गौर से सुने होंगे। तो किन किन लोगों को इसमें लगने वाले जो जो चीजें हैं वो लिखी हैं या याद है? क्योंकि क्लास खत्म हो गया है, क्वेश्चन अब कोई पूछ नहीं रहे हैं, तो काउंटर क्वेश्चन में भैया पूछ रहे हैं इसमें क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला, परमेश्वरी दीदी आपका नहीं, आपको छोड़ के कोई इसमें क्या क्या चीजें अभी भैया ने पढ़े, तो इसमें क्या क्या घटक है वो कौन बताएंगे? चलिए, अनुराधा साहब दीदी ने अनम्यूट किया है। जी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। तो भैया मैंने थोड़ा जो चूल्हे पे रसोई बनाती थी आधा लिखा है वो छोड़ के, इसीलिए मैंने लिखा है के हल्दी के गांठ के मूली, हाँ, गांठ को मूली के रस में भावना दीदी, दे। विधि विधि की चर्चा नहीं, सिर्फ घटक का नाम ले, फिर तो वो लंबा जाएगा। सिर्फ क्या क्या घटक है अभी सिर्फ आप वो बताएं, बाकी बाद में। आम का गोंद, पेंसिल, और और हल्दी के गांठ, और बच सफेद मिर्ची, और शुद्ध किया हुआ पारा। धन्यवाद दीदी। अब आगे चलते हैं। हाँ, अभी एक और हैंडेज था, गायब हो गया। एस के मनी भैया आपको बाद में लेंगे। सुषमा रानी दीदी। भैया मैंने पूछा अभी सप्लायर से। अच्छा, सप्लायर से जी भैया बताया जाए। वंदे हाँ, मातरम वो भैया। बोल रहा है कि मेरे पास है एक मिनट सुषमा दीदी। स्टॉक है, आपके लिए 2900 रुपये हम कर देंगे। 2900 रुपये में? मार्केट में 35-40 चल रहा है, हम्म। तो बोल रहा है कि आपके लिए हम 2900 हम कर देंगे। ठीक है। और उनके पास 100 ग्राम का पैकेट है, जी जी। मतलब 500 चाहिए ना, दे सकते हैं। ठीक है भैया। मैं आपको अपना एड्रेस भेजूंगा और पेमेंट भेज दूंगा। आप मेरे एड्रेस पे कोरियर ही करवा देना, क्योंकि दीदी को तो आने में टाइम लगेगा। आप मेरे को कोरियर करा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। मैं इनको मना कर दूंगा कि भैया रहने देना। एक जी भी आगे सवाल लीजिए जरा। जी जी सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को।
भैया मैंने जो फर्स्ट वाला जो भैया ने बताया वही सुना, फिर कोई आ गया था मैं हेलो। सुन नहीं पाई। उसमें ये था कि पारा लेना है, साथ में हाँ हल्दी जी, की वो गांठ बात है, हो और गई आम का गोंद, स्कूल में लैब गोंद का गोंद लेना है, आम की गोंद, लकड़ी का गोंद लेना मैंने है। आपको दो चीज याद है, पारा और आम का गोंद, हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ। यानी तीन, हल्दी की गांठ। हाँ जी, और आम की लकड़ी की गोंद। फिर से बोले, क्या क्या बोले आप? पारा, हाँ। हल्दी की गांठ, हम्म। और आम की लकड़ी की गोंद। हिम्मत किशोर भैया खुद ने लिखा नहीं, इसलिए अब बहनों से पूछ नहीं, पूछ के लिख जो रही जो हैं। जो जो बोल रही है वो मैं लिख रहा हूँ कि अच्छा ये बोले 3 गो, ये बोले 4 गो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। नहीं भैया, भैया ने खुद ने लिखे नहीं पहले, और अब मैं बहनों से 3 बार, बुलवा बुलवा कर लिख रहे हैं। मैं 3 बार पारा लिखी हूँ 3 लाइन में, अगर कहे तो मतलब वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जो बोल रहे हैं, ताकि मैं दोबारा, अब देखिए वही हो गया कि अगर नीचे भी लिख दे रहे हैं तो फिर कैसे लोगों से पूछेंगे, यानी कि इसे क्लास या तो चैट को फिर बंद कर दिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन आंसर जैसे है उसे चल रहा है, एक प्रयास कर रहा था मैं इसे क्लास का रूप देने का। जी संगीता दीदी। लेकिन आपके स्कूल के हिसाब से जो है आपको वंदे मातरम सबको। इसमें जो है मानसिक, आम की लकड़ी का गोंद, मूली का रस, पारा और हल्दी की गांठ डली। ठीक है। टोटल कितने चीज बोले? जी, टोटल कितना हुआ, क्या क्या बोले? 5 चीजें हुई हैं। पहला, एक मानसिक, एक आम की लकड़ी का गोंद, मूली का रस, पारा और हल्दी की गांठ। समय तो मूली भूल गई थी। जी, नहीं और नहीं, नींबू का रस, नींबू का रस। नींबू का रस भी बोले। चलिए ठीक है, जी जी। आगे ले चलते हैं। जी भैया। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को आना इतना समझ आया है, फर्स्ट वाले फार्मूले में हल्दी, मेंसिल और आम का गोंद, इसमें हल्दी जो शुद्ध करनी है, भावना देनी है मूली के रस से। फार्मूला नंबर 2, हल्दी जो शुद्ध करनी है पारे के साथ में, इसके साथ में वच है और सफेद गोल मिर्च है। आगे चलते हैं। जी संगीता दीदी। हेलो भैया, जी आवाज आ रही है? भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरे को जो लिख पाई हूँ मैं वही लिख पाई हूँ। 50 ग्राम पारा, 400 ग्राम मूली के रस में 3 बारी पकाना है। 20 ग्राम हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी की गांठ को पकाना है ना, घोटना है जैसे, और मूली के रस में डालें। और उसमें हल्दी की गांठ पकाने के बाद उस हल्दी की गांठ को पीसना है। उसमें फिर सफेद गोल मिर्च और बच, ये तीनों बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है। इसके पीसने के बाद एक चूरन बनेगा, उसमें मेंसिल, आम गूंद, पारा, मूली का रस। ये 2 चीजें मेरे को क्लियर नहीं हो रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी नहीं क्लियर। जी दीदी, आप सभी से विनती है कि मैं इतना ही कहूंगा कि जिन्होंने भी बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ध्यान से सुनने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें आप लोग कंफ्यूजन में हैं। मैं वीडियो इसीलिए लाइव कर दिया था नारी सुरक्षा पे, आप वहां जाके दोबारा लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ऐसे में दोबारा, अब ये किताब रही, इसको मैं कर देता हूँ बंद। ठीक है। आप लोगों के साथ मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सुना। ठीक है। पारा लेना है, जितना पारा होगा उससे 8 गुना ज्यादा मूली का रस होगा। ठीक है। जितना पारा होगा उससे 8 गुना ज्यादा मूली का रस होगा। 50 ग्राम अगर पारा है तो 400 ग्राम मूली का रस, उदाहरण के लिए बताया गया है। ये आप किसी को कम ज्यादा बनाना हो उसके हिसाब से रेशियो आगे पीछे बढ़ता रहेगा। उस मूली के रस में भावना देनी है, भावना मतलब घुटाई करनी है, उसकी घुटाई करनी है। घुटाई करने के बाद उसे कढ़ाई पे चढ़ा के 20 ग्राम, यानी 50 ग्राम पारा है तो उसका 2.5वां हिस्सा, ठीक है, 20 तोले है,
यानी 200 ग्राम, 200 ग्राम, यानी कि जितना मूली का रस है उसका आधा, उसका आधा, या जितना पारा है उससे 4 गुना ज्यादा हमें हल्दी की गांठें लेनी है और उसे मूली के रस में डाल के, मतलब उसे धीमी आंच पे पकाना है। पकाते पकाते जब मूली का रस जल जाए तो फिर दोबारा उसमें मूली का रस डालना है। इस तरीके से 3 बार हल्दी की गांठ को पकानी है, तो काली हो जाएगी हल्दी की गांठें, जो तैयार होगी एकदम काली हल्दी तैयार होगी। उस हल्दी की गांठ को पाउडर करके, जितना हल्दी की गांठ है उतना ही मेंसिल और उतना ही आम की गोंद, अगर इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर कर देते हैं और इस पाउडर का इस्तेमाल नींबू के रस में मिला के स्किन के रोगों में करते हैं तो स्किन का रोग खत्म होगा, नींबू के रस में मिला के। और ऐसे पानी में घोल के अगर हम कहीं बालों पे लगा देंगे तो वो आधे मिनट में बाल वहां से गायब हो जाएगा। उसके पीछे से अगर कुतिये का दूध लगा दिया तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुतिये का दूध नहीं मिलता है तो इसका लेप करना है। लेप करने के बाद जब सूख जाए तो झड़ जाएगा वो लेप, उसके बाद फिर दोबारा तिल का, मतलब उसके बाद उस पर तिल का तेल लगा देना है। इस तरीके से 7 दिन लगातार करने हैं, तो इससे बाल खत्म हो जाएंगे जड़ से। अब जो हल्दी की गांठ बनाई थी, हमने पकाई थी पारे और मूली के रस वाली, उसमें कहा जाता है कि जितनी हल्दी की गांठ का पाउडर लेते हैं उतना ही बच का पाउडर और उतना ही काली मिर्च का पाउडर, सफेद गोल मिर्च का पाउडर मिला के रखते हैं। और इसमें से 3 ग्राम, 3 मासे का मतलब लगभग 3 ग्राम पाउडर का अगर सेवन कराते हैं चूर्ण का, तो उससे सांस की तकलीफ, दमा का रोग एक ही खुराक में नष्ट होता है और हिस्टीरिया का रोग नष्ट होता है। ये है चमत्कारी हल्दी। मतलब चमत्कारी हल्दी कब कहलाएगी? जब उसको मूली के रस में, पारा और मूली के रस का भावना दिए हुए में पकाएंगे। कितनी बार पकाना है मूली का रस डाल के? 3 बार। ठीक है, बस इतना ही सिंपल। अगर मतलब एक आप ये समझे कि आपने एक पारे की भावना की दिए हुए, पारा और मूली के रस की भावना दिए हुए में पकाया हुआ हल्दी की गांठ आपको 2 तरह की दवा बना के दे रही है, 3 तरह की, एक तरह से 2 तरह की दवा दे रही है और 3 तरह का प्रयोग है। पहला, अगर उसमें मेंसिल और आम का गोंद का पाउडर मिला देते हैं तो नींबू के रस के साथ लगाते हैं तो स्किन का रोग ठीक होता है, और बिना नींबू के रस के उस चूर्ण का लेप करते हैं तो बाल गिर जाता है। ठीक है, और अगले अगले नुस्खे में कहते हैं कि हमारे पास हल्दी पड़ी हुई है वो वाली, तो उस हल्दी का प्रयोग कहाँ करें? कोई दमा का रोगी आ गया आपके पास और बहुत परेशान है, तो मैंने भैया हमारे पास एक ना हल्दी है, उसको 1-2 चुटकी हल्दी लिया और 2 ही चुटकी काली मिर्च, सफेद मिर्च का पाउडर लिया और 2 ही चुटकी बच का पाउडर लिया, 6 चुटकी हो गया। वो 6 चुटकी लगभग 3 ग्राम के आसपास आ गया, वो या 2 ग्राम के आसपास आ गया, उसको दे दिया। और जैसे उसने दिया 24 घंटे में कह रहा है मेरा तो दमा ठीक हो गया जी, मेरे को सांस लेने की तकलीफ ठीक हो गई। तो आप बन गए एक पुड़िया वाले बाबा। ठीक है, रह गई बात, अगर हम साधारण सी बात करें तो खाने खिलाने वाले में फिर भी अगर मन में डर हो कि हम कैसे खिलाएं, तो डर है तो मत खिलाइए, किसी को, दूसरे व्यक्ति को मत दीजिए। जिन पे आपका हक है उनको दीजिए, जिन पे आपका हक है। तो आपका हक, आज हमारा हक किसी पे नहीं है, सिर्फ अपने शरीर पे है। तो अगर हमें कभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तो आधी चुटकी लेके चाट के देख लिया कि हाँ भाई ये क्या हुआ। मान लिया सर्दी में कभी ठंड का मौसम आया तो आधी चुटकी हल्दी ये लेके चाट के देख लिए, आराम मिल गया तो थोड़ा विश्वास बढ़ा, फिर अगली बार और कर लिया। फिर किसी और अपने घर में कोई परिवार है जिसपे आपका हक लगता है तो ठीक भाई लो थोड़ा सा लेके चटा दिया, उसको आराम मिल गया, तो आपका कॉन्फिडेंस। खिलाने वाले में तो फिर भी आप सावधानी बरतें, क्योंकि हम लोग अभी नौसिखिया स्वास्थ्य रक्षक हैं। और ऐसे मैं बता दूं कि कभी भी किसी को पारे से कोई भी साइड इफेक्ट महसूस हो, पारे से संबंधित बनी हुई किसी भी औषधि से साइड इफेक्ट जैसा नजर आए, चाहे उसकी घबराहट बढ़ जाए, बेचैनी बढ़ जाए या कोई और रोग पैदा होने लगे,
तकलीफें पैदा होने लगे, तो होम्योपैथी में एक दवा आती है जिसका नाम है ऑरम मेट। ऑरम मेट, ऑरम मेट। अब मान लिया कि हल्दी का चूरन, इस पारे वाली हल्दी का चूरन हमने किसी को खिलाया और उसकी तकलीफ बढ़ गई, उसके कोई और रोग पनप गया, उसका कष्ट बढ़ गया, उसको दस्त लग गए, उसको नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मरने का मन कर रहा है, छटपटा रहा है, मतलब जिस तरीके की समस्या आ रही हो। आपको तो मालूम है कि मैंने इसको ये पाउडर दिया था, जिस पाउडर में पारे की वजह से पाउडर बना हुआ है। हल्दी जो बना है वो पारे की वजह, पारा उसमें एक घटक है। तो हमने क्या करना है, उसी वक्त होम्योपैथी की ऑरम मेट दवा की 200 पावर की 5-5 बूंद हर 2-2 घंटे पे दे दो। 24 घंटे के अंदर वो पूरी तरह से पारे के दुष्प्रभाव को खत्म कर देगा। मतलब पारे की औषधि, चाहे आयुर्वेदिक औषधि का हो, किसी भी औषधि में जब पारा मिला हुआ हो और उसके सेवन से किसी के शरीर में कोई भी विकृति आती है, तो उसके दोषों को नष्ट करने का अद्भुत शक्ति है ऑरम मेट, जो सोने से बनने वाली है। पारा से बनने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है होम्योपैथी की सोने से बनने वाली दवा ऑरम मेट। और बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को एक जानकारी के रूप में बता दूं, ऑरम मेट उस व्यक्ति की बहुत ही विशिष्ट दवा है जो आत्महत्या करने जा रहा हो। आत्महत्या करने जा रहे व्यक्ति को अगर ऑरम मेट की एक खुराक अगर हाई पावर की दे दिया जाए, 1000 पावर की, तो उसको आत्महत्या अब कोई करवा ही नहीं सकता। जितना मर्जी उसकी आग लगा दो, उसके पूछ में वो आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑरम मेट की एक खुराक मिल चुकी है। और अगर इसी हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म की दवा, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। ये मेरे पास ये है, ये स्वर्ण भस्म है 500 मिलीग्राम। इसकी कीमत है 11,000 रुपए। क्या आपको लगता है कि भारत की भूमि में 90% लोग इस दवा को अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। लेकिन होम्योपैथी की ऑरम मेट जो 100-125 रुपए की, अगर जर्मन की भी लेंगे तो 150-200 रुपए की आएगी, और कम से कम 15 ml, 15 × 20, 300 बूंदे और 5 ड्रॉप की अगर एक खुराक मानी जाए तो 60 खुराक आपको 150 रुपए में मिल रही है। और ये आयुर्वेद की स्वर्ण भस्म 500 मिलीग्राम 11,000 में। इसीलिए राजीव भाई के सभी व्याख्यानों में उन्होंने होम्योपैथी घरेलू को बहुत ही ज्यादा मतलब प्रचारित करने का और उसके प्रति विश्वास पैदा कराने वाले शब्दों का और हौसले, हम सभी के हौसले बुलंद करने वाली बातें उन्होंने की। जी आगे लगभग 12 बज गया, हमारी दूसरी आगे की भी मीटिंग चलनी है। तो इसका एक संदीप भाई है, इनका हैंडल्स ले लेते हैं। संदीप भैया, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया एक छोटा सा सवाल है, ये जो अभी मूली की जो भावना देनी, मूली के पकाने है हल्दी को, तो वो वहां पर किस तरह का बर्तन यूज किया जा सकता है? अल्युमिनियम, लोहा या क्या? नहीं, वे नॉर्मली सबसे अच्छा तो लोहा होता है। लोहा ही कर देंगे? हाँ, लोहा ही करते हैं। ठीक है भैया, ठीक। धन्यवाद और भैया। मैं इसलिए लोहा बोल दिया बिना सोचे समझे, तो उसके पीछे कारण है। मैंने एक सेकंड के 100वें हिस्से में पीछे देखा कि भाई पहले के लोगों में सबसे ज्यादा उनके घर में क्या होता होगा? लोहा। लोहा लोहा। होता होगा। भाई राजा महाराजा के घर के तो है नहीं कि उनके वहां पित्तल सोने चांदी भरे पड़े होंगे, तो लोहा होगा। कुछ नहीं हुआ तो लोहे के तवे होते होंगे, भाई तवे पे ही रख के थोड़ा सा जला उला लिया होगा गरीब आदमी। जी भैया। जी, सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने जो अभी औरम बताए हैं, तो मेरी एक भाभी चचेरी है, तो उसको अक्सर ये इच्छा होता है, जैसे मरने की इच्छा,
तो क्या इसको पहले दे सकते हैं? कितना खुराक दें, कितने या जो भी पावर का होता है कर सकते हैं? उसके लिए क्या कर सकते हैं? औरम में अक्सर जब औरम में 200 पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार उनकी एक रूटीन में डोज दे दीजिए, दवा दे दीजिए। मतलब एक दिन जैसे उस कमी को दूर करने के लिए जो बार बार मन में आता है, तो सिर्फ एक दिन दिया जाए? नहीं नहीं, लगातार उनको 7 से 10 दिन दे दीजिए। कोई 10 दिन 3 टाइम 200 पावर का? हाँ जी, हाँ जी, 200 पावर की 3 टाइम कितना बूंद भैया, फिर से बताइए। ऐसा है, मेरी मेरे मेरे लेक्चर की क्लास में ना कान खोल के आया करो। हाँ भैया, गलती हो गया। भैया फिर से। अपने आप में इतना मत बोलो कि आपका कान ही ना सुनना शुरू कर दे। भैया ठीक है, मैं सोची कोई मैंने बोला होम्योपैथी की 200 पावर की दो दो बूंद दिन में 3 बार 7 से 10 दिन उनको दे दीजिए, इतना ही बोला ठीक था। लेकिन आपने ठीक बीच में बोलने के चक्कर में आपने उन बातों को सुना ही नहीं कि मैंने क्या बोला। सिर्फ हाँ आपको भैया, गलती हो गया भैया। हाँ, ठीक है भाई, इस धन्यवाद भैया, कोई धन्यवाद बात भैया। नहीं, इस कॉलेज की फीस लगा देना भैया आगे से। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अब जब बात हो ही रही है तो मैं अब औरंगमेट को भी साथ के साथ क्लियर कर देता हूँ, मुझे भी मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। औरंगमेट देखो आपके सामने है, मैं नकल ही मारता हूँ और कुछ नहीं करता। ठीक है, आप लोग सोचो कि भाई बड़ा ज्ञानी बंदा है, ये बिल्कुल ही नहीं। ये रही मेरी किताब चलती फिरती। ठीक है, अब इसमें है औरम मेट। औरम मेटेलिकम औषधि का प्रभाव शरीर के खून, हड्डियों तथा ग्रंथियों की दोषपूर्ण क्रिया पर पड़ता है, जिसके प्रभाव से कई प्रकार के रोग जो खून, हड्डियों तथा ग्रंथियों से संबंधित होते हैं वे ठीक हो जाते हैं। उपदंश रोग से पीड़ित रोगी में पाए जाने वाले मानसिक लक्षणों को दूर करने के लिए औरम मेटेलिकम औषधि उपयोगी है। जिन रोगियों में अधिक निराशा, उत्साह की कमी, आत्महत्या करने की इच्छा, रोगी हर समय आत्महत्या करने का अवसर ढूंढता रहता है, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम औषधि का उपयोग करना चाहिए। औरम मेटेलिकम औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को ठीक करने में उपयोगी है। मन से संबंधित, ऐसे रोगी को जो आत्महत्या करने का मन करता है और अपने आप को बिल्कुल निकम्मा महसूस करता है। निराशा अधिक होने के साथ ही शरीर का रक्तदाब बढ़ जाता है, जीवन में एकदम निराशापन हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी आत्महत्या करने की बातें करता है। रोगी को मृत्यु से डर लगने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, जरा सा भी विरोध पर जोश आ जाता है, रोगी को भय लगने लगता तथा उसे दिमागी परेशानी होने लगती है, किसी उत्तर की परीक्षा किए बिना लगातार प्रश्न करता है, रोगी को शोरगुल अधिक महसूस होती है, उत्तेजना होने लगती है और भ्रम भी होने लगता है तथा रोगी फुर्ती से काम नहीं करता। इस प्रकार के मन से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम औषधि का उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के सिर में तेज दर्द होने लगता है रात के समय में और भी तेज दबाव महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि सिर में चक्कर आ रहा है। रोगी के मस्तिष्क से लेकर माथे तक चीरने तथा फाड़ने जैसा दर्द होता है। हड्डियों में दर्द होता है जिसका प्रभाव चेहरे पर देखने को मिलता है। सिर में अधिक रक्त जमा होने लगता है, सिर पर कई जगह फोड़े भी हो जाते हैं। इस प्रकार सिर से संबंधित लक्षणों में भी कोई भी लक्षण यदि रोगी को हो गया हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए औरम मेटेलिकम औषधि का उपयोग करना चाहिए। आंखों से संबंधित, रोगी के आंखों के आसपास तथा नेत्र गोलकों के अंदर तेज दर्द होता है। रोगी को कोई भी चीज दो दिखाई देने लगती है या किसी चीज का ऊपरी आधा भाग दिखाई नहीं देता। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि आंखें तनी हुई है, आग जैसी चमकदार चीजें दिखाई देती है तथा आंख के आसपास की हड्डियों में तेज दर्द होता है। रोगी के स्वच्छमंड की नाड़ियां फूली रहती है, बाहर से अंदर की ओर दर्द होता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि कोई नुकीली चीज आंखों में गड़ रही है तथा आंख की स्वच्छ मंडल में लाली पड़ जाती है। इस प्रकार आंखों से संबंधित लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि रोगी को हो गया हो तो इसके लिए ठीक करने के लिए औरमेट। कान से संबंधित, रोगी को बुखार हो जाता है, इसके साथ ही कान में से पीप बहने लगता है, कान के बाहरी छेद में भी पीप भर जाता है तथा कान के अंदरूनी भागों में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षण में
नाक से संबंधित, नाक के अंदर घाव हो जाता है, नाक के ऊपरी भाग में सूजन आ जाती है, दर्द रहता है, नाक में जलन होने लगती है, नाक से पीप पीप जैसा पदार्थ निकलता है, ज्वलनकारी होता है, कभी कभी तो नाक से खून भी निकलने लगता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके नाक का छेद बड़ा होता जा रहा है, नाक में सड़ी हुई बदबू आती है, किसी भी चीज की बदबू सहन नहीं होती, रोगी के नाक के अंदर की गांठें गांठें भी पड़ जाती है। इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए मुंह से संबंधित, स्त्रियों के मासिक धर्म की अवस्था में शुरू होने के समय में मुंह से बदबू आती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, मसूड़ों में घाव हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों के लिए स्त्री का उपचार करना चाहिए। चेहरे से संबंधित, गाल की हड्डियों पर चीरने तथा फाड़ने जैसा दर्द, और गले से संबंधित, जब रोगी खाना खाता है तो उसे निगलते समय गले में दर्द होता है, रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे गले में कोई चीज गड़ गई हो, गले की ग्रंथियों में दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए अमाशय से संबंधित, रोगी को भूख तथा प्यास लगती है, जी में चलने लगता है, दम घुटने लगता है, गर्मी भी लगने लगती है, पेट के ऊपर आधे भाग में सूजन आ जाती है, अमाशय में जलन होती है, गरम गरम डकारें आती है। इस प्रकार के लक्षण में पेट से संबंधित, पेट के दाएं भाग में अर्थात परसोक प्रदेश में जलन तथा दर्द होने लगता है, पेट के अंदर हवा रुक जाती है, छातियों की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में पीड़ित रोगी को पेशाब से संबंधित, रोगी का पेशाब गंदा मट्ठे जैसा होने लगता है या कुछ गाढ़ा गाढ़ा तेल जैसा सामान होता है, पेशाब करने में रुकावट आती है, दर्द होने लगता है। मल द्वार, रोगी को कब्ज की शिकायत होती है तथा वह मल त्याग करता है, उसका मल ठोस और गठीला होता है। रात के समय में रोगी को दस्त होने लगता है और मल द्वार में जलन होने लगती है। इस प्रकार के पुरुषों के अंडकोश में दर्द, सूजन हो जाती है, वृषणों में कठोरता उत्पन्न हो जाती है, लिंग में तेज उत्तेजना होती है तथा बच्चों के वृषण सिकुड़ जाते हैं। जल वृषण रोग, हाइड्रोसिल में पानी भर जाने से ऐसे लक्षणों में पीड़ित को और मेटेलिकम का प्रयोग करना चाहिए। स्त्री रोग में रोगी स्त्री के योनि में तेज उत्तेजना होती है, बच्चेदानी बढ़ने लगती है, बच्चेदानी अपने स्थान से हट जाती है, बांझपन का रोग तथा इसके साथ ही योनि में तेज जलन होना। इस प्रकार के लक्षणों के पीड़ित स्त्री को रोगी को ठीक करने के लिए और मेटेलिकम, हृदय से संबंधित, हृदय रोगी में ऐसा महसूस होता है जैसे 2-3 सेकंड के लिए धड़कन बंद हो गई है, इसके साथ ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, इसके साथ पाचन तंत्र में दबाव महसूस होता है, रोगी की नाड़ी तेज हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है, धड़कन अनियमित हो जाती है, हृदय पिंड फैल जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में श्वसन संस्थान में रोगी को रात के समय में सांस लेने में परेशानी होती है, बार बार जोर जोर से सांस लेना पड़ता है, छाती की हड्डियों में सुई चुभने जैसी अनुभूति होती है। ऐसे लक्षणों में लिए हड्डियों से संबंधित, सिर की हड्डियों में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, शरीर की हड्डियों में फोड़ा हो जाता है, रात के समय में हड्डियों में तेज दर्द, नाक, तालू तथा कान की हड्डियों में तेज दर्द होना, रोगग्रस्त हड्डियों के तेज दर्द, खुली हवा में रोग का लक्षण कुछ कम हो जाना, रात के समय में लक्षणों की वृद्धि। इन लक्षणों से पीड़ित के लिए और मेडिकल होना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में रोगी को ऐसा महसूस होता है सिर की ओर से सारा खून पैरों की ओर जा रहा है, कई अंगों में सूजन आ जाती है, रोगी को संभोग की उत्तेजना अधिक होने लगती है, रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सारा खून उबल रहा हो, हड्डियों की जोड़ों में लकवा का प्रभाव हो जाता है, हड्डियों के जोड़ों को चीर फाड़ देना जैसा दर्द होता है, घुटने कमजोर हो जाते हैं। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए और मेडिकल कम, नींद के लिए, रोगी को नींद ठीक से नहीं आती है तथा उसे अनिद्रा का रोग हो जाता है। इसके अलावा नींद के समय जोर जोर से सिसकियां भरता है, डरावने सपने देखता है। इस प्रकार के लक्षण में और मेटेलिकम, तो इस तरीके से और मेटेलिकम नाम की औषधि का संक्षिप्त में फटाफट बुलेट ट्रेन की तरह आपको सामने समझ कर दिया। वो आप लोगों के लिए नहीं था, मेरे लिए रिवीजन था। ठीक है, आप लोगों के ऊपर ऊपर गई होगी। आप लोग इतना याद रखें, जो कोई मरने की इच्छा करता हो उसको औरमेट दे दो, और या जिसे सोना खाने का मन कर रहा हो, स्वर्ण भस्म खाने का मन हो, तो होम्योपैथी की औरमेट दवा ले लीजिए, आपको स्वर्ण भस्म के फायदे मिलेंगे। जी हाँ जी भैया जी। मेट और मेटेलिकम एक ही है ना? हाँ जी एक ही है, इसके मलिक और मलिक साहब एक ही है जी। ठीक है भाई, ऐसा है, इसके मलिक जी और डाली बीबी के पति थे, दोनों एक ही है ना? जी जी हाँ, लेकिन सबके लिए नहीं, जो आप दोनों को जानते हैं उनके लिए। बहुत अच्छा भाई। चलिए ज्योति बहन, और आप सभी से विनम्र विनती है, 36 परिवार जुड़ चुके हैं, आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप लोग अपने इस मीटिंग की स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे नारी सुरक्षा के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग की जानकारी अपने स्टेटस पे शेयर करें, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि हमारे हौसले में दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी होती रहे। आज ये बुलेट क्या खा के आई है ये भी बता दें। आज दूरदर्शन के बगल से गुजर के आया हूँ सुबह सुबह। जाना था फरीदाबाद, वापस आ गया आधे रास्ते से।
वो सारी कमी यहाँ निकालने आया हूँ। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैं ये बोल रही थी कि आप ओरम मेटालिकम के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो ये अलग अलग परिस्थितियों में एक ही दवाई का प्रयोग है। हाँ जी, हाँ जी, अभी मान जो मैंने लीजिए पढ़ा पूरा कान औरंग की नेट का दिक्कत पढ़ा। हो रही है, अभी सिर्फ जो कान की दिक्कत हो रही है, जो आपने सिम्टम्स बताया वो तब भी हम ओरम मेटालिकम ही दे सकते हैं। जी, लेकिन ऐसा है जो बहुत ज्यादा होम्योपैथी का गहन अध्ययन नहीं कर चुके हैं, तो उनके लिए ऑरममेट की सबसे अच्छा लक्षण यही है कि जो मरने जा रहा है उसको ऑरममेट दे दो। और इसके साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है ना भैया? हाँ, साइड इफेक्ट यही है कि खाने के बाद जिंदा होने की गारंटी नहीं है। अच्छा। कोई ठीक है, कोई धन्यवाद। साइड इफेक्ट नहीं होता होम्योपैथी की दवाओं का। बहुत ही नगण्य मात्रा में सिर्फ नोजोड्स जो दवाइयां होती हैं, जो जहर से ही जहर बनता है, जैसे सांप के जहर से बनने वाली दवा, या कैंसर से बनने वाली दवा, या कुत्ते की लार से बनने वाली, कुत्ते की जहर को खत्म करने वाली दवा, जो नोजोड्स से बनती है, मतलब जो खुद ही एक अपने आप में जहर थी, उससे बनने वाली दवाओं का प्रयोग, और जो हमारे हर्ब से बनती है, धातुओं से बनती है, उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता। बड़े लंबे समय में बहुत हाई डोज हो जाए तो भाई कोई सालों साल खा लिया तो अलग बात है ना, वो ऐसी बात है, क्योंकि मैंने अपने भैया जी experience में आज देखा कि भैया जी अति आज तो से हर 18 चीज साल बुरी होती है भैया। वो तो चाहे आप खाना खा के देख लो ज्यादा, एक दिन एक रोटी एक्स्ट्रा खा के देख लो, रोज रोटी खाते हैं, एक दिन एक ज्यादा खा के देख लो। अति हर चीज की बुरी होती है, लिमिट हर चीज की ठीक होती है। भैया जी आज से 18 साल पहले मेरी दीदी के यूट्रस में गठान थी और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम था उनको, तो मेंसेस सही करने के लिए होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि उनका मेंसेस पूरी तरह बंद हो गया और अब उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बच्चे हैं और अभी वो 6 साल के हुए हैं। ट्रीटमेंट होम्योपैथिक का ही चला था और दूसरा ट्रीटमेंट चलाया ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि शायद कंफर्म तो कर ही लें। नहीं, होम्योपैथी की दवाओं में मुझे जो समझ में आती है कि चाहे कैसा भी डॉक्टर रहा होगा, कोई भी दवाई देगा, सिर्फ और सिर्फ नेट्रम मयूर नाम की दवा है जो बांझपन पैदा करती है, और वो भी हैवी डोज के बाद। नहीं तो नेट्रम मयूर जो नमक से बनने वाली दवा है, आयोडीन नमक से मतलब नमक से बनने वाली दवा है, अगर उसे मासिक धर्म के दिनों में 3 से 4 दिन ले लिया जाए तो 1 महीने के लिए उसका गर्भ नहीं ठहरता। तो उसको अगर लंबे समय तक उसका दिया जाता, तो इस तरीके से बांझपन करने की दवा होम्योपैथी में तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में जरूर है। हमारे खान पान में ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमने गलती से कब क्या खा लिया और ये किसने कौन सा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, एक तालीस पत्र आती है, तालीस पत्र का चूर्ण कोई भी माँ बहन बेटी अगर थोड़े समय के लिए ज्यादा खा ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत माँ नहीं बना सकती जी। और ये खांसी में, श्वसन रोगों में इससे बननी हुई दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ 40 पत्र की मात्रा जब ज्यादा हो जाए तो आपको दोबारा माँ कोई बना ही नहीं सकता। तो आयुर्वेद की औषधियों में दुष्प्रभाव तो बहुत ज्यादा कई बार देखने को मिला है। एलोपैथी का तो सबको मालूम है, लेकिन आयुर्वेद की औषधियों का भी दुष्प्रभाव होता है। होम्योपैथी में नोजोड्स को छोड़ के जो अपने हर्ब से बनने वाली औषधि, हमारे बीच में क्या है, उड़ीसा के राकेश, उनकी माता जी ने पूरी की पूरी बेलाडोना 200 पाउडर की थी, पूरी की पूरी बोतल गलती से पी गई, कुछ नहीं हुआ। मतलब 30 ml, एक ही बार में 30 ml की खुराक, जहां 2 बूंद वहां 30 बूंद, 30 ml में हो गया 600 बूंद। जहां एक खुराक होती है 2 बूंद की, वहां 600, यानी 300 गुना ज्यादा। और आयुर्वेद में किसी एक औषधि, अपने रसोई घर की एक औषधि ले लो, हल्दी, अगर आधे चम्मच की खुराक है और उसकी 300 गुना, यानी कि 150 चम्मच हल्दी किसी को खिला दो तो क्या होगा। लेकिन उस होम्योपैथी से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने घर में रोज खाने वाली हल्दी से जरूर बहुत कुछ हो जाएगा। तो होम्योपैथी सबसे सुरक्षित पैथी है। अगर पैथी की बात करें, दवाओं में बात करें, तो होम्योपैथी सबसे सुरक्षित है। अगर नोजोड्स है, आपको फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। अच्छा डॉक्टर, अच्छी दवा मिल गई, अच्छे लक्षण मिल गए। सच्चाई तो है कि होम्योपैथी की दवाओं का लक्षण सामने वाला ही नहीं बता पाता। जो आग से जला ही नहीं, वो कैसे बताएगा कि आग की जलन होती कैसी है।
कितने प्रकार की होम्योपैथी दवा चली है? तुमको होम्योपैथी कितने प्रकार की? अनुभव पटेल भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वही वही भैया, हम सोच रहे थे आप फरीदाबाद से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ, रास्ते में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं जाते जाते फरीदाबाद जिस काम से विशेष रूप से जा रहा था वो सामान उसमें डाला नहीं, गाड़ी लेके चला गया। और रास्ते में हमारे हरजिंदर भाई हैं, उनको फोन किया, उनको कुछ देना था सामान, तो उनको फोन किया, वो आए। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आगे तक घूम के आते हैं, मतलब आपको आगे छोड़ देता। तो मैं उनको आगे लेके गया, हम लोगों ने। फिर उसके बाद कहते अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा भी आप जाओ। मैं कहा हाँ। मैं पीछे देखा, मैंने कहा यार जा रहा हूँ तो जिनके यहाँ जो जा रहा हूँ जो देना है वो तो लाया ही नहीं, आपका अरे सामान डाला, उनका सामान डाला ही नहीं। तो फिर हम वापस आ गए। तो जो होता अच्छा है भैया, अच्छे। जी जी जी, बढ़िया होता है। औरम भैया, औरम मेड जो है ये स्वर्ण से अगर बनती है तो भैया ये मतलब कमजोर बुद्धि वाले बच्चों के लिए दी जा सकती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, कमजोर बुद्धि वालों के बच्चों को भी दी जाती है। मतलब कोई 10 साल का बच्चा है, बच्ची है, तो उसको कौन सी पावर रखें और क्या थ्री, मात्रा दें? उसमें 3x। ठीक है, अच्छा, ठीक, धन्यवाद। अच्छा भैया, हम्म। ये कोमल जी की नानी जो है, नहीं आपने बताया था, अरे हाई बीपी के लिए वो ठीक नहीं हो रहा है उनका हाई बीपी। हाई बीपी ठीक नहीं हो रहा तो होम्योपैथी में ग्रोल्फिया नाम की दवा आती है, ला के दे दो। भैया रिपीट करें क्या? रोल्फिया मदर टिंचर। रोल्फिया। हाँ, रोल्फिया मदर टिंचर। ठीक है। और सीताराम चाचा जी ने जो बताया था हाई बीपी के लिए, वो प्रयोग करवाओ। किया था, उनको कुछ नहीं रिलीफ हो रहा। क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, पैर रखने वाला। कोई बात नहीं, होम्योपैथी की रोल्फिया दे दीजिए। ठीक है, ठीक। ठीक है, 15 मदर टिंचर में 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। ठीक ठीक। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं एक मिट्टी का दीवा है, मैं उसमें है ना ग्रहनाशक तेल जलाता था। जी। दुकान में मच्छर ज्यादा थे, आज मैंने वो ना डाल के गंधनाशक तेल डाल दिया, तो मैंने ये देखा है कि पूरा तेल है ना दीपक के बाहर निकल गया है नीचे से। मतलब समझा नहीं, मतलब दीपक को फोड़ दिया? हाँ जी, दीपक के आर पार हो गया तेल। तो मतलब ये उसमें ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं जमाल गोटा के तेल ने उसमें मिट्टी में बाल उगाने की कोशिश कर दिया हो? नहीं नहीं, देखो दिखाता हूँ। दिखाइए। दिख रहा है? ये तेल पूरा बाहर निकल गया है इससे, नीचे से आर पार है। नहीं समझ नहीं आ पा रहा है, मतलब तेल डालते मिट्टी से बाहर आ गया सारा? नहीं हाँ भैया जी, इनका नीचे से निकल गया, दीपक तो जल गया, पर इस तेल में यही है कि दीपक दिवे से बाहर निकल गया नीचे से। कुछ पावर तो है प्रभु जी इसमें। तो वो तो जमाल गंधनाशक तेल है। हाँ तो वो जमाल गोटे का जो है वो गरमाइश गर्म होगी, इस वजह से मिट्टी को फाड़ के बाहर आ गया। इनका कहना है कि दीपक तो जस का तस है, दीपक हाँ, नहीं फूटा है। लेकिन तेल सारा लीक कर गया। हाँ, रिस गया, मतलब इतनी उसमें मतलब इतना पतलापन है, जैसे वो सो रहा था ना, जैसे वह कभी चर्चा हो रहा था महुआ का तेल, कि इधर से लकड़ी पे भी रख दो तो इधर निकल जा रहा है। तो वो बता रहा है कि इसमें हम वो जला रहा था नाशक तो जल रहा था, वो नहीं लीक हो रहा था, वो नहीं भाग रहा था, लेकिन ये जब डाले तो ये निकल गए। कोई बात नहीं, मैं मिट्टी के बर्तन एक ला के दिया है मेरे पास, मैं इसमें गंजनाशक, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। गंजनाशक, जी हाँ। मिट्टी का दिया, ये मिट्टी का दिया है। अभी मैं तेल लेके आ रहा हूँ गंजनाशक। तब तक के हम धनंजय भाई से मिलते हैं और इनके शब्द को लेते हैं। जी भी अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, मतलब फिगर भी आपका रुक रहा है। बच्चा है चोर। भैया भैया आप ना या तो वीडियो बंद करो, आप आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है।
कुछ बच्चा के बोले, पहले आप बच्चा को दिखा दे, उसके बाद वीडियो बंद करके आप अपना बात रखें। भैया ये मिट्टी का दिया है और ये गंजनाशक तेल है। अब इसको डालता हूँ, आपके अनुसार कहना है कि मतलब ये मैं तेल डालूंगा तो तेल दिए में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये मैंने पूरा दिया तेल से भर दिया, इसको रख देते हैं। शाम के 4 बजे वाली मीटिंग में देखेंगे इसकी क्या स्थिति रहती है। जलाऊं भी, जलाना भी पड़ा था, जलाया था प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, दुकान में मच्छर ज्यादा थे, इस वजह से जला दिया आज। चलिए आज मैं भी इस दुकान में इस केंद्र पे जला ही देता हूँ बत्ती लाके, ठीक है। फिर देखते हैं, हो सकता है कि जलते हुए गंजनाशक तेल में गर्मी और पैदा हो गई हो और वो कह रहा होगा भाई लाओ जी, पहले ही मैं गर्म हूँ, मुझे और गर्म कर दिया, मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, नीचे से बाहर। इसमें प्रभु जी मैंने ना अलसी, करंज, कलौंजी, रक्तगुंजा, अरंड, नीम, इंद्रायण और जमाल गोटा, ये 8 तेल बराबर मात्रा में है। जी जी, सारे तो गर्म ही है, बस नीम बेचारा, नीम भी गर्म ही तेल में आता है, लेकिन मिलाया इसलिए है ताकि गंजनाशक तेल के जख्म को, फोड़े फुंसी को बचा के रखे। चलिए आज की यहीं पे समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं नारी सुरक्षा की मीटिंग में। एक प्रयास और इनका देख लेते भैया। जी जी जरूर, धनंजय जी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, टावर नहीं है ना, इस चलते ठीक हो रहा है, कट रहा है आवाज। वो तो हमें भी समझ में आ रही है, टावर प्रॉब्लम है इधर। बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं कि बच्चा के आम से चोट लग गया था, उसको बेहोश होता रह करके। आम से चोट लग गया है, बच्चा बेहोश हो रहा है बार बार। हाँ, बड़ा बेहोश होता है 10 दिन 15 दिन पर। अच्छा कोई बात नहीं, उसको अगर गाय का घी हो तो हल्का गुनगुना करके उसके नाक में 2-2 बूंद डालिए दिन में 2 से 3 बार। और तुलसी, अच्छा। तुलसी का रस। कितने तुलसी का साल का रस बच्चा है? और साल भर का है। साल भर का है तो तुलसी का रस शहद में मिला के चटाइए। नाक में भी डाल देंगे। हाँ जी, नाक में घी डालना है। घी डालना है 2 बूंद। हाँ जी, अगर दोबारा 15 दिन पे बेहोश हो तो बताइएगा, लेकिन अभी जब तक बेहोश नहीं आ रहा है तब तक ये कंटिन्यू रखिएगा डालना। पूरा चेहरा का। जी हेमंत भैया। जी भैया। अब ऐसा है, आप सभी को पता है कि हम सभी नारी सुरक्षा की से जुड़े हुए हैं, और नारी सुरक्षा जो है एक सैनिटरी नैपकिन, और उससे ज्यादा जरूरी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो नारी सुरक्षा जो है वो अलग बात है, लेकिन इसी के बहाने हम प्रतिदिन 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बनने के उद्देश्य से जुड़ते हैं। और जो उसका विशेष रूप से जो सपना है कि आप लोगों के द्वारा खर्च किए गए खर्च को बचत के तब्दील में आपके लिए भी बचत, और नारी सुरक्षा को लाने वाले के लिए भी बचत, और उस बचत से आपके अपने सपने पूरे होंगे और नारी सुरक्षा को चलाने वाले भाई बंधु का अब अलग सपना पूरा होगा। तो वो मेन सपना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संग्रहालय बनाना, शिलालेख का संग्रहालय बनाना। वो बनेगा अर्थ से, और अर्थ कहाँ से आएगा? हम सभी के किए गए खर्चों में से, बचत में से। उसी के लिए नारी सुरक्षा का है। और नारी सुरक्षा से रजिस्ट्रेशन के बारे में सबको मालूम है, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा। हाँ, नारी सुरक्षा के वेबसाइट की हाल फिलहाल में देखी गई कमियों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाल फिलहाल की जो अभी वेबसाइट हमारे पास आई है उसमें जो कमी है उसकी बात कर रहा हूँ। आपने पीछे जैसे ही ऑर्डर लगाए, आपकी जो अमाउंट बना, जो कमीशन बना, जो छूट मिली आपके द्वारा टीम में बनी हुई, वो आपको नजर आ गया। आप खुश हो रहे थे कि पैसे आ रहे हैं, हाँ जी इसमें एंट्री करने पे पैसे आ रहे हैं, खरीदारी करने में पैसे आ रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में आपने देखा कि वो पैसे जीरो हो गए। ठीक है, बड़े शंका की बात है, लेकिन आप सभी, हम सभी मिलजुल के इस काम को कर रहे हैं। कल रात को जब हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने वाले भैया से बातचीत हुई तो मैंने उनकी बात से, जब उन्होंने बताया कि उस जानकारी के बाद मेरा हौसला इतना बुलंद हो गया। वो कहते हैं कि मुझे, हमारा जो डाटा सर्वर है
आपने जो डाटा एंट्री कर दी और वो डाटा आपके मोबाइल से डिलीट हो गया, मतलब आपका कमीशन डिलीट हो गया, किसी कारण से कोई कमी आ गई, सॉफ्टवेयर में कोई कमी हो गई, कुछ हो गया होगा या किसी भी तरह से कमी आ गई। लेकिन एक डाटा का सर्वर होता है, जैसे कहते हैं ना लिखा पढ़ी। आप लोगों ने थाने कितने कितने लोग थाने में गए हैं? थाने में कोई नहीं गया। एफआईआर की एक कॉपी होती है, जब तक एफआईआर नहीं लिखाता ना तब तक सारे मस्त रहते हैं, लेकिन एफआईआर लिखा जाता है उसके बाद उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बात जो है वो बताते हैं। हाँ जी मलिक भैया। जी भैया, ये वही बात रिकॉर्ड है उसमें, वही रिकॉर्ड है। वही रिकॉर्ड है जो हम पहली बार एफआईआर पे लिखा गया, वो अब आपका पहला रिकॉर्ड है, वो अब मिट नहीं सकता, उसको अब मिटा नहीं सकते। 20 साल बाद भी अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वो खाता खोल के देखेगा इनके नाम में कुछ है या नहीं है। अगर कुछ है, वैसा अगर कुछ होगा तो पासपोर्ट इशू नहीं होगा। तो उसी तरीके से हमारी वेबसाइट में एक डाटा है और उस सर्वर में, जैसे मलिक भैया का 750 रुपये बने हुए थे, जब उन्होंने रात को खोल के मुझे दिखाया इनका पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड रीसेट कर दिया आपका, और डाली बीबी का पासवर्ड रीसेट हो रखा है, ठीक है, तो चिंता वाली बात मत कीजिएगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया, यहाँ तक बताया कि कितने बजे कितने सेकंड में इन्होंने वो ऑर्डर की अप्लाई फॉर्म किया था। मतलब उसमें हमारे पास डाटा ये है कि आपने कितने बजे कौन सी लाइन को टाइप किए हो, आपने कितनी बार एडिट किए हो, वो सारा डाटा है उसमें। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास डाटा रिकवरी का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही मजबूत है। वो आपकी लेकिन आप सभी से एक विनती जरूर है, कंप्यूटर का मैं पहले दिन कहा भाई कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं, तो हम लोग अपने हाथ से अपना ऑर्डर जरूर लिखें। अपने हाथ से अपना तो लिख ही सकते हैं, अपने 2 4 10 लोगों का जो टीम है, जो आपके माध्यम से जुड़े हुए परिवार है, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी और अपने नीचे वालों की जिम्मेदारी ले ले। भाई पोते का तो जो होगा वो तो उसके बाप पे जाएगा, लेकिन उसके बाप का, पोते के बाप की जिम्मेवारी तो हमारी बनेगी, मतलब बाप की बनेगी, दादा की बनेगी। तो उस तरीके से हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी है, अपना लिखा पढ़ी तो भी करना है साथ के साथ। लेकिन डाटा में भी मुझे बहुत कल जाके चैन की सांस लिया हूं जब उन्होंने बताया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हर चीज यहाँ पे एंट्री है, मतलब पूरी प्रॉपर, कि कितना रुपया उनको, उन्होंने क्या एक्सल साइज ऑर्डर किया था, डबल एक्सल किया था, कितने पैसे डाले और कितना उनका कमीशन बना। कमीशन भी जैसे यहाँ लेजर आपका वहां दिख रहा था वो वहां अलग से दिखता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन हमें जरूरत पड़ती है तो डाटा उसमें वहीं से डाटा लिया जाता है। तो डाटा हमारा सुरक्षित है और उस पर काम हो रहा है वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए कि बता दूं, बाकी आप लोग अपना ऑर्डर, अपने रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों को जोड़ना हो उनका रेफरल कोड से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के साथ उन्हें ऑर्डर लगाने के लिए बोलें, जरूरत है तो ऑर्डर लगाने के लिए बोल दें, और नहीं जरूरत है तो जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन ऑर्डर करें। लेकिन करेंगे पहला किट ही, एक किट का ऑर्डर करेंगे और उसके बाद बाकी ऑर्डर करेंगे। लेकिन एक किट के बाद भी जब तक उसका अप्रूवल नहीं आता, ऑर्डर में एक जगह दिखती है ऑर्डर, जब आप ऑर्डर सारांश में जाएंगे तो आपका लंबित लिखा हुआ आएगा। जब तक लंबित है तब तक आप दूसरा ऑर्डर नहीं लगा सकते पहली बार में। जैसे आज मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने ऑर्डर लगाया और आधे घंटे बाद मैं सोचता हूँ मैं 6 डब्बे का और ऑर्डर लगा दूं, तो अगर पहला ऑर्डर आपका लंबित नजर आ रहा है, जिस ऑर्डर में रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा हुआ था, वो ऑर्डर जब तक सफल नहीं होगा तब तक दूसरा ऑर्डर आपका नहीं लगेगा, लेकिन उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन चार्ज फिर जुड़ता जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन चार्ज से बचने के लिए पहले ऑर्डर को सक्सेसफुल होने दें, उसके बाद दूसरा ऑर्डर लगाएं। भैया इसको इस सरल शब्दों में कह सकते हैं क्या कि पहला जो ऑर्डर लगाया उसका अगर हमें लाभांश मिल जाए तब अगला ऑर्डर लगाए? हाँ ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं ओके करता हूँ तब जाके वहां पे 30 रुपये कमीशन नजर आ जाता है, छूट जो है 30 रुपये की छूट। जब आपके पहले ऑर्डर की छूट वॉलेट में नजर आए तब आप समझ जाइए आप दूसरा ऑर्डर लगा सकते हैं। वही है, सबसे पहले यही सबसे अच्छा है कि अपना कमीशन अगर अपने दिख गया तो खुश हो जाइए, अगला ऑर्डर लगा दीजिए। मेरा दूसरा ऑर्डर अभी भी पेंडिंग दिखा रहा भैया। एक बार आप स्क्रीन शेयर कीजिए जरा, देखते हैं।
अच्छा, मैं दूसरे फोन से जोड़ता हूँ। अभी तो नारी सुरक्षा में काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, हम काम, भाई आप ये लोग भूल जाइए कि अब मैं किसी को कहने वाला हूँ कि आप लोग काम करो। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग फीडबैक लेके आओ स्वदेशी चिकित्सा के। हमें जैसा लग रहा है जैसे कल जब चाचा जी से बात हो रहा था, जब वह बोले कि जो नशेड़ी न बोले, तभी हमें ख्याल में आया कि सही में नशेड़ी भी नहीं बोलूंगा। अब यह जो चौपाल था ना, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का रूप ले रहा है। और तो ये यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया है। और इस यूनिवर्सिटी में हम लोग जो रसोई घर चिकित्सा, तो जो कुछ लोग जो चिकित्सक बन चुके हैं, अब कुछ लोग चिकित्सक मतलब ना फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में। हमारे से जैसे एडमिशन जो लिए हैं, तो हम लोग ने अपना एडमिशन ले रखा है। यानी नारी सुरक्षा में जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सभी लोग अपना फॉर्म भर चुके हैं, एडमिशन ले लिए हैं इसमें पढ़ने का। और जो लोग अपने बीमारियों को लेके आते हैं, यानी कि वो पेशेंट आ गए, आज हम लोग के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए कि मुझे अपना इलाज माइक। अच्छा, मैं अपना माइक अभी जी मलिक भैया। हाँ, नीचे वाला पेंडिंग दिखा रहा है। एक मिनट देखता हूँ। नारी शक्ति ऑर्डर, उत्पाद ऑर्डर, कल एक का तो मैं अप्रूवल कर दिया था, दूसरा मैं रात को जब देखा ही नहीं। मीना कुमारी और परवीन खातून का एक आ रहा है मेरे पास, और ये मैं आपको कर दिया पुष्टि। ठीक है, अब रिफ्रेश कीजिएगा भैया। जी, अभी हो गया जी। जी। कल डिलीवरी हो गया था। डिलीवरी नहीं, कल निकल गया यहाँ से, 2 बक्सा निकल गया ना। हाँ जी हाँ जी। तो डिलीवरी भी ओके हो जाए, कर दीजिए। वो आपको अभी थोड़े दिन बाद ना मैं ग्रुप में डालना शुरू कर दूंगा, मैं भी, मोनिका बहन भी, वो डालना शुरू कर देंगे स्लिप। तो जिसकी जो स्लिप रहेगी वो अपना देख के, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं डालूंगा हमेशा ऑर्डर के तीसरे दिन, कोई भी ऑर्डर डालेगा उसके तीसरे दिन मैं डालूंगा। मैं उदाहरण के तौर पे अभी मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का डलेगा, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक मिनट। जूम मीटिंग, इसको मैं करता हूँ स्टॉप। इस तरीके से एक्सेल शीट बन के आती है मेरे उसका क्या बोलते हैं, कुरियर वाले से। ये जैसे 1/8 कल तो 1/8 ये घनश्याम है। ये डी से कोरियर, डी सी और डी जो है वो दिल्ली होता है। जूम करके कि देखिएगा तो नजर आएगा, जो CD से नंबर होगा वो दिल्ली पोस्ट ऑफिस का, इंडिया पोस्ट का होता है। बाकी सभी जो है डी से DTDC। तो D1004898, मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ अभी। और ये इनको किनारे वाला तो ये जो 150 रुपये दिख रहा है कोरियर चार्ज दिखता है, तो दीदी को जो भेजा है। तो अब मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मीटिंग में चलता हूँ, चैट बॉक्स में डालता हूँ। ये अभी मैं ग्रुप में इस तरीके से डालूंगा बाद में, अभी यहाँ डाल रहा हूँ। ये देखेंगे आप चैट बॉक्स में एक नंबर गया D10048984992, ये ट्रैकिंग नंबर है, चंडीगढ़ घनश्याम। और ये जो 6280639816 है मोबाइल नंबर है। और किनारे वाला हो सकता है कभी कॉपी हो कभी ना हो, वो वजन है, मतलब 2 किलो का सामान है। तो इस तरीके से ये भेजा गया है।
अब यहाँ पे संगीता दीदी शायद जुड़ी हो, चल गई हो तो अलग बात है। तो उनका रामचरितमानस गया है, तो उनका ये है। तो ये इस तरीके से नंबर डल जाएगा, तो अपना नाम देख के कर सकते हैं कि किसके नाम से जिसने पार्सल लगाया होगा, मोबाइल नंबर देख के अपना ट्रैकिंग आईडी उनको, जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में जो लोग भी जितने भी परिवार अपना पंजीकरण कराते जा रहे हैं वो उस ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, ताकि उसमें विषय समय समय पे ये डिटेल डाल दी जाएगी। मेरे यहाँ से जो भी दिल्ली से जाएगा 3 दिन लगेगा। मेरे यहाँ कल आज जो प्रोडक्ट लेके जाता है वो अगले दिन, और मेरे को अगले दिन या उसके अगले दिन एक्सेल शीट बना के देता है। तो मैं 3 दिन से पहले उसे आगे प्रोवाइड नहीं कर सकता। और 7 से 10 दिनों के लिए होता है। हाँ, इस चीज की सियोरिटी है, किसी को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होने दूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, आर्थिक नुकसान नहीं होगा। जी चले भैया, और किसी का कोई प्रश्न? इसी तरीके से सारा। संगीता दीदी थी ना, चंडीगढ़ चली गई। प्रमोद दास जी। भैया वंदे मातरम। नमस्कार। राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया मैं ये बोल रहा था, अभी तो अपना जो नारी सुरक्षा का जो अपना अभियान है वो तो इंडिया में चल रहा है, लेकिन ये 1 मार्केट में कैसे जाएगा? मतलब मैं तो नेपाल से हूँ, तो मेरे पास तो ग्रुप था तो मैं बनाया, लेकिन बाकी लोगों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपके बाहर का तो अभी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पैड जो है, सैनिटरी नैपकिन बाहर चला जाएगा। उसके ऊपर अच्छा अच्छा पूरा प्रयास है कि आने वाले 2-3 महीने में हम बाहर तक भेजने की इसकी फैसिलिटी में हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर तब तक तो वेट करना पड़ेगा, तब तक सुन रहा हूँ। जब तक इंडिया मेरा में एक बेनिफिट इंडिया में कोई हो आसपास में, जैसे नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में कोई है, तो उस एड्रेस पे आप मंगा के वहां से कोई बाइक, क्योंकि आपको हमें तो मालूम है कि बिहार से नेपाल ऐसे है जैसे आखिरी किनारा ऐसे है कि लोग सुबह उठते हैं उस तरफ चले जाते हैं। एक नदी है, सही सही। नदी पार किया विराटनगर पहुंच गए। ऐसे ही है मेरे ख्याल से, विराटनगर ऐसे कुछ है जयनगर के पास, जोगमनी के पास। हाँ जयनगर, हाँ जयनगर का पास है, लेकिन ऐसा कोई पहचान वाला नहीं है। अगर होता तो मैं हेमंत भैया को कब से बोल के और मंगवा लेता। ऐसा कोई है कोई ही बात नहीं, नहीं, एक आप क्योंकि अपना इनका समझ। भैया एड्रेस दे देना। इनका एड्रेस मैं दिल्ली से उससे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पूछता हूँ, भेजने की कोशिश करता हूँ। ये चला जाएगा, हाँ क्योंकि कोई मतलब है ना। ये भैया आप ये पोस्ट ऑफिस वाला ले लेना चाहिए, क्योंकि ये टैक्सेबल भैया नहीं है। लेता है, भैया लेता है, पर पोस्टल चार्ज ज्यादा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, पोस्टल चार्ज ज्यादा लग जाएगा, उनमें क्या है। जी ले लेते हैं भैया। और एक बेनिफिट था भैया, एक आदमी को कल बहुत पूरे शरीर दर्द कर रहा था, तो मैं उसको हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा बनाया, मैं खुद भी पिया, उनको भी पिलाया। अभी सुबह उठ के 5 बजे मेरे को बोल रहा था बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बोला मुझे मत बोलो, मेरा भाई है गोविंद भाई, उसको बोलो, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज आप लोगों को ऐसा आशीष दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो ठीक है प्रमोद भाई, या तो हाँ हाँ आपकी आवाज आ गई। या तो आप जयनगर का एड्रेस दे देंगे तो चला जाएगा इजी वे में, है ना। और ऐसे आप और नेपाल का एड्रेस भी भेज दें, देखते प्रयास होगा। ठीक है, मैं नेपाल का एड्रेस आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। ऐसे देखिए, हम जयनगर में तो लोग कोई है ही नहीं। 1 मिनट, हम लोग के बीच रंजू दीदी हैं, वो है नेपाल बॉर्डर पे। 1 मिनट, किस इलाके पे है अभी लाइव। रंजू दीदी को अनम्यूट करता हूँ। जी रंजू दीदी, अपने माइक को अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही। हेलो वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। आप
किस साइड वाले बॉर्डर पे हैं? मैं जोगबनी। जोगबनी में है। जर्मनी बहुत बहुत दूर हो गया। हाँ, मैं जयनगर बिठा मोड़ फॉरबिसगंज। हाँ, आप फारबिसगंज जोगबनी के पास है, ये जयनगर के पास है हाँ, इनका। मैं फारबिसगंज की हूँ, फारबिसगंज की हूँ मैं। जी, हाँ, फारबिसगंज मैं जयनगर बहुत दूर हो दूर है, जयनगर के पास है। ठीक है, यूं ही मिल जाएंगे। फारबिसगंज जब मिल गए तो जयनगर का भी कोई ना कोई दीदी भैया आ जाएंगे। बना सही रहे है। हैं आपको हम जयनगर से देते हैं। देखिए, एक धनंजय भैया है, वह भी नेपाल से है। मैं जी, धनंजय भैया अपने माइक को अनम्यूट करें। एक और बेनिफिट था भैया कि मैं 2007 में गुजरात में काम कर रहा था। अब आपकी आवाज ब्रेक होने लगी, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। जरा सा धनंजय भैया का माइक अनम्यूट करता हूँ। जी भैया। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम। भैया वंदे मातरम। जी, आप कहाँ से हैं? मैं इधर सीतामढ़ी जिला है ना जी, मैं बगिनिया साइड से हूँ। सीतामढ़ी से मोतिहारी जिला पास में, सीतामढ़ी जिला और मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी आप यहाँ पे है, इस बॉर्डर पे। हमारे उधर रक्सौल बॉर्डर है ना। यहाँ हाँ, रक्सौल, वही कर रहा हूँ, रक्सौल वाले पे आप है दीदी। नहीं सुनिए ना, रक्सौल और जो सीतामढ़ी के बीच में जो एक बरगिनिया बॉर्डर होता है पड़ता है। अच्छा, हमारे इधर से मोतिहारी जाने में लगभग वही 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है। ठीक है। तो यहाँ वो मिलेगा, वो आप प्रोडक्ट वगैरह मिलेगा इधर? जी, आप बस जैसे देखिए, आप लोग अपना एड्रेस दे। अगर आप बिहार में, जैसे नेपाल के सटा वाला इलाका बिहार का, अगर किसी का एड्रेस दे देते हैं तो इजी वे में चला जाएगा। वो ताकि तो है, वो बिहार में तो हम लोग का वो रिश्तेदार वगैरह है, वहाँ मिल जाएगा। हाँ, वहां तक के चल जाएंगे। आप उनका एड्रेस दें, आप इजी वे में वहां पहुंच जाएगा, है ना। ऐसे मैं इनके लिए भी जोगबनी, हाँ, जयनगर का देख रहा हूँ। जयनगर में हमारे है जान पहचान के जो वहाँ जॉब कर रहे हैं एज ए नर्सिंग स्टाफ। उनसे भी हमारी बात नहीं हुई है। मैं सोच रहा हूँ इनको वहां तक पहुंचा ही दूंगा। जी भैया। ठीक है, मैं तो रोज जुड़ता हूँ लाइव में। जी, बहुत अच्छी बात है। बस बीच बीच में मौका मिलेगा तो अपना अपना परिचय देते रहे, अच्छी बात है। इसीलिए मैं अब चर्चा हो ही गई तो कर लेता हूँ। सब लोग अपने अपने पार्टिसिपेट में जाके देखेंगे। बहुत सारे लोग जो है अपना मोबाइल से आते हैं, कोई नंबर से आते हैं, तो वो लोग अपना रीनेम कर लेंगे। रीनेम करना बड़ा सिंपल है। आप उसमें मेरा नाम लिखा है ना, धनंजय कुशवाहा नेपाल। यहाँ आपका लिखा हुआ, लेकिन नहीं, मैंने और भाई और बहन हैं जिनके लिए कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि नीचे में जब जाने के बाद दिखता है कोई एक्सपी। अभी अभी भी एक है जो 4689 है, लेकिन जियोनी से है। तो इस तरह से, और जगह का नाम साथ साथ अगर लिखते रहे तो पता चल जाता है। तो लोग पार्टिसिपेट से भी देख लेंगे कि मेरे आस पड़ोस के कौन है, मेरे नजदीक 2-4 किलोमीटर के रेडियस में कौन है। तो इस तरह से इजी वे में आ जाएगा। देखिए, जैसे वीवो से है, वह भी लिख रहे हैं कि रोशन बैद जी बॉर्डर पर रहते हैं। तो इस तरह से है। और हम लोग का 12:53 हो चुका है। तो उसी तरह से अब हम लोग की अगली कक्षा ऐसे तो 4 बजे है। डिजिटल क्लास 4 बजे होगा, लेकिन हम लोग का जो मेन है वह रात्रि 8 बजे और 11 बजे। 11 बजे कैसे आपको बनना है, कैसे आप ट्रेंड होंगे हर चीज के माध्यम से, उसके लिए आपको 11 बजे आना है। और वहां पे जैसे बताया कि अभी जो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, हमारा आयुर्वेद हॉस्पिटल नहीं, रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय है। तो रसोई घर का जो, समझ लीजिए कि रसोई घर को सीखने के लिए जो यूनिवर्सिटी तैयार हो रहा है, स्वस्थ समृद्ध परिवार एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का
मेन क्लास जो हो रहा है वो है रात्रि 8 बजे। और वहाँ पे मुख्य शिक्षक बहुत सारे जो पुराने हैं वो हम लोग मुख्य शिक्षक के रोल में हैं, और बाकी लोग जो सीखने वाले हैं वो लोग का सबका एडमिशन हो चुका है, जो धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो आज आएंगे कल नहीं मिलेंगे, कल आते हैं परसों नहीं। जैसे 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 बिहार में पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, दरभंगा है, यानी कि आप दिल्ली में एम्स हो गया, सफदरगंज हो गया, तो वहाँ जो है ना पेशेंट आज आए, दिखाए, चले गए, कल से वो फिर वहाँ नहीं दिखाई देंगे। हाँ, कोई है जो लंबा टिक गए, यानी कि वो भर्ती हो गए। तो भर्ती होते होते कुछ ऐसे हो जाते हैं, अदर जगहों पे तो है कि बस जो भर्ती हुए ठीक हुए चले गए, लेकिन इस रसोई चिकित्सा में जो भर्ती होके बीमार जो है वो यहाँ भर्ती हो गए, और जैसे ही वो ठीक हुए वो यहाँ का शिक्षक बन गए। क्योंकि यहाँ क्या है, अनुभवों से ही सीखते हैं। तो अपना अनुभव यानी पर्टिकुलर एक चीज को भी पकड़ करके, है ना, कोई छोटा सा जो मैंने वजह से आए थे, जिस बीमारी के वजह से आए थे, उस बीमारी को कैसे वो ठीक किए, अगर उस पर ही पूरा ध्यान लगा के शोध करके अगर रह गए तो वो उस सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर कहला जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ भी होगा तो उन्हें आप देखते हो कभी कभी जैसे ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो गोविंद भैया फोन करके भी अगला को पकड़ के ले आते हैं, फोन करके भी हम लोग को अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि अनुभव से हम लोग बहुत तेजी से सीखते हैं। अभी एक भैया हैंड वो कर दिए स्क्रीन शेयर, तो ऐसा ना करें। और हम लोग अब अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन अभी चंद शब्द मोनिका दीदी रखेंगी, उसके बाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छा बताया। और हमारी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। जो रह टिक गया वो बन गया, जो बह गया वो पानी। बह के कुछ होना नहीं है, और रुकेगा तो पक्का मोती बन के ही रहेगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ठहरने की जरूरत है। एक दिन मैं भी एक रोग लेके आई थी 8 साल 9 साल पहले, अब 9 साल हो जाएगी, पहले एक रोग लेके आई थी और उस रोग को ठीक किया। और उसके बाद मैंने सोनीपत में बोला ही था, आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं डॉक्टर तो नहीं, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री तो नहीं ही, पर मैं डॉक्टर से कम भी नहीं। ये मैंने ऑन द स्पॉट मंच पे बोला था, वही है। और लेके आई थी क्या, एक रोग। मैं भी एक रोग ठीक करने के लिए गोविंद भैया से जुड़ी थी, और उसी के बाद आज आपके सामने हूँ। पहले ऐसी नहीं थी जो अब इतना बोलती हूँ, आप सबके सामने बोल पाती हूँ, ऐसी मैं पहले नहीं थी। मुझे बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, बहुत होता था। घर में घूंघट निकालने वाली एक काम करने वाली एक संयुक्त परिवार में रहने वाली बहन थी। धीरे 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 निखर के जो आप लोगों के सामने आज आई हूँ, वो बहुत कुछ समझ सोच समझ साथ रह के सीख के सिखा के जो अब निखार आया है वो आप लोग अब देख ही रहे हो। अगर रह गया तो वो सीख गया, बह गया तो वो गया पानी। तो मोती बनना है हम सबको। तो इसलिए एक से एक मोती बनने का मतलब होता है माला में पिरोना। पिरोने के लिए हमें करना क्या है, एक जगह रहना, ठहरना, सीखना और सिखाना। इसी कड़ी में आज मेरा मन तो था कि हम डायमंड कैसे बने। मैं तो आज रविवार था, डायमंड कैसे बने के मुंह बना के बैठी थी, पर वो जानकारी मुझे नहीं मिली। भैया गोविंद भैया सिर खुजलाते ही रह गए, वो अन्य अन्य टॉपिक पे बातें होती रही, पर वो भी जानकारी आज बहुत अच्छी मिली। हमने एक पहले रोमनाशक लेप का चर्चा परिचर्चा की थी, हमने एक चूर्ण तैयार किया था। वो कहीं ना कहीं 90% काम भी कर रहा था, पर 10% काम नहीं कर रहा था। हमें आज जरूरत थी कोई दूसरी चीज की, तो वो आज गोविंद भैया के माध्यम से हमने फिर से पढ़ा, फिर से जाना। हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि बहनों के लिए ये भी एक समस्या है। हम जैसी बहनों के लिए तो नहीं, जो कभी पार्लर का मुंह नहीं देखती, पर जो बहनें पार्लर जाती है, लुटा के आती है अपने खरी कमाई का, मुझे उन बहनों से बहुत फील होता है कि हम क्या करवा के आई कि फेशियल, क्या करवा के आई कि मेल उतरवा के आना। मतलब भाई मेल उतराने के लिए हमें पार्लर जाना पड़े, और भारत देश में रहते हुए
तो हमसे शर्मनाक बात और हो नहीं सकती। इसीलिए आज भैया ने कहा कि पहले तो कहते थे कि केक करवा के आई, बाल पटवा के आई, अब इनका कुछ नाम अलग अलग रख दिया कि वैक्स करवा के आई, वो करवा के आई, नाम अलग अलग हो गए, डेडी केयर, पेडी केयर, जो भी कुछ केयर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं कभी पार्लर का मैंने देखा ही नहीं, मुंह ही बहुत कम देखा है। तो इसीलिए अगर रहोगे तो मेरी तरह बनोगे, पैसा खर्च नहीं होगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो होता ही है इन सब चीजों का। और मैं उम्मीद करती हूँ गोविंद भैया से कि डायमंड कैसे बने, जो एक मेरा अब सपना है और मैं 30 नवंबर तक इसको अचीव करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो जानकारी कल की 11 बजे की मीटिंग में हमें मिले। मैं उम्मीद और आशा लेके बैठी हूँ, देखते हैं कब तक होगा, और पक्का जाएगा, ये कन्फर्म है जी। अब हम चलते हैं समापन की तरफ, क्योंकि हमारी बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि पावर मेरे पास है, तो समापन करने वाली मैं हूँ। एक हैंड्रेस है, बहन को नारी सुरक्षा से जुड़ना है तो इनको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दी गई है और हम जोड़ लेंगे। यहाँ जो रहेगा, मैं बताया ना भैया, 4 बजे आ जाएंगे। अगर नारी सुरक्षा से जुड़ना है, डिजिटल लेना है, तो वो 4 बजे आए। डिजिटल ट्रेनिंग 4 बजे हो जाएगा। और दूसरा क्लास की बात है, पता नहीं, गोविंद भैया हमेशा बोले हैं कि 11 बजे क्या होगा, 4 बजे क्या होगा, प्रभु की इच्छा। आते तो कुछ और सोच के, हो कुछ और जाता है जी। तो और 4 बजे की लिंक सेम ही रहता है, सुबह 5 बजे से लेके शाम 8 बजे तक सेम लिंक रहता है। उसी लिंक को, और जब आपकी इच्छा होती है, हमारा ये लिंक चलता है हरी इच्छा पर। जब आप लोगों के दिमाग में आता है कि मेरा एक पर्सन है, तो इस लिंक को ओपन करके देख लिया करो, क्योंकि इस लिंक पे कोई और बहन का भी उस समय पर्सन हो सकता है। तो उसका जवाब देने के लिए भी कोई ना कोई स्वास्थ्य रक्षक जो पहले बन गए हैं, कुछ बनने की कोशिश में है, वो दूसरों को बनाने की कोशिश में जूम मीटिंग के माध्यम से लगे रहते हैं। क्योंकि इसकी हमने पैसे दे रखे हैं, 80,000 रुपए पे कर रखा है, तो इसको हम 24 घंटा तक हम चला सकते हैं। तो जब भी किसी के मन में आए, एक बार दिन में जब दिमाग करता है कि मुझे कुछ सीखना है नारी के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में, जी, डिजिटल जो व्यवसाय, बचत, घरेलू बचत व्यवसाय के बारे में, तो आप इसको ओपन करके देख लिया करो। हो सकता है कि आपका उस दिन सिक्का लग जाए, काम हुक्म का सिक्का कोई ना कोई आके, एक का जो होता है वो आके कर रहा हो कुछ ना कुछ, तो आप भी उसका पार्टिसिपेट कर लो, आप भी उसमें भाग ले लो। तो इसीलिए हम मिलते हैं दिन भर में, किसी भी समय, कोई भी हो सकता है। वहाँ स्पीकर मोनिका साहू हो सकती है, स्पीकर गोविंद भैया हो सकते हैं, हेमंत किशोर भैया हो सकते हैं, SK मलिक हो सकते हैं, परमेश्वरी दीदी हो सकती है, नीतू महेश्वरी हो सकती है, किसी का भी नंबर आ सकता है। सबका नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो आप अब दिन में किसी भी समय जुड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।